हाँ जी, कहाँ छोड़ गए थे? यहीं पे सर, यहीं गए थे। इंटीग्रेशन शुरू किया था, लो करते हैं उसको, वापस खोलो देख। थोड़ी थोड़ी बात मैंने बताई थी आपको उसमें कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, उनको मिला के अपना राजस्थान बना। और ये बनाने वाला विभाग कौन सा था? रियासती। वो बना था 5 जुलाई को, 18 जुलाई को। ऐसी कम या ज्यादा? गर्मी लग रही है कि सर्दी है बताओ? मेरे समझ नहीं आता कम ज्यादा क्या मतलब होता है। देख लो भाई, कर दो उनके। तो रियासती विभाग कब बनाया गया था? 5 जुलाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? उसकी कौन सी धारा में संधियां समाप्त हुई? 8वीं धारा नंबर 8 में उसकी संधियां क्या कर दी गई? समाप्त। पर ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम, वो अलग राज्य बन सकती थी। ऐसी कितनी रियासतें थी? कौन कौन सी? इस बात को मानते हुए अपने राजाओं ने साइन किए। सबसे पहले साइन किसने किए? वो 7 अगस्त को। सबसे लास्ट में किसने किए? उदयभान सिंह जी ने कब किए? 14 अगस्त को। अपने मेवाड़ महाराणा ने प्रयास किया कि राजस्थान मालवा सौराष्ट्र को मिला के क्या बना ले? राजस्थान यूनियन। और उनके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? अब आगे सुनो, देखो इससे आगे सुनते। इतना पढ़ लिया था, इससे आगे वाला सुनो। अब रियासतें हैं टोटल 19। कितनी है? 4 बड़े मगरमच्छ है, उनको आप किसी में भी नहीं मिला सकते। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, क्योंकि उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और इनकम 1 करोड़ से, इसलिए उनको किसी के अंदर भी मिलाया नहीं। पीछे कितनी बची? 15। 19 में 4 के पीछे कितनी बची? 15। 15 में से एक रियासत है सिरोही। कौन सी है? और वल्लभ भाई पटेल रियासतों के कर्ता धर्ता पूरे भारत के। और वल्लभ भाई पटेल का मानना है कि रियासत मिलाएंगे गुजरात में। कहा मिलाएंगे? अच्छा, तब गुजरात नहीं होता था। गुजरात महाराष्ट्र को मिला के एक राज्य था, उसका नाम था बॉम्बे। क्या नाम था? किस किस को मिला के? दोनों एक ही थे। और राज्य का नाम क्या था? तो कहा सिरोही किस में मिला दो? बॉम्बे। क्यों मिला दो भाई? किस बात के लिए सिरोही बॉम्बे में मिला दो? क्योंकि सिरोही के अंदर 2 जगह पड़ती है, आबू और दिलवाड़ा। कौन कौन से? आबू एक अच्छा हिल स्टेशन है, दिलवाड़ा में जैनों के मंदिर है, इसलिए दोनों टूरिस्ट पैलेस है। इसलिए जिधर आबू दिलवाड़ा जाएंगे उधर टूरिस्ट आएंगे, जिधर टूरिस्ट आएंगे उधर इनकम होगी। यदि वो बॉम्बे में जाती तो इनकम किसको मिलेगी? बॉम्बे। और राजस्थान में आते तो इनकम किसकी होगी? राजस्थान। वल्लभ भाई पटेल खुद गुजराती थे, गुजराती थे जिसका मतलब बॉम्बे के थे, तो उनका बॉम्बे मिलाओ। कहां मिलाओ? और वल्लभ भाई पटेल में ये छत्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा सिरोही की तरफ तो आंख उठा के नहीं देखना। सिरोही में किधर मिलाऊंगा? 19 है, 4 गई है अपनी, 15। 15 में से एक और गई सिरोही। पीछे कितनी बची अपने पास? एक रियासत की लोकेशन बड़ी अजीब सी हो गई। एक रियासत की लोकेशन ये कहती है कि एक रियासत अपनी जैसलमेर। कौन सी है? जैसलमेर के आगे एक रियासत आ गई जोधपुर। कौन सी आ गई? जैसलमेर के इधर आ गया पाकिस्तान। क्या आ गया? 2 ही तरीके हैं, या तो पाकिस्तान में मिलो या जोधपुर में मिलो। स्वतंत्र रख नहीं सकते क्योंकि आपकी जनसंख्या 10 लाख नहीं है और इनकम 1 करोड़। तो जैसलमेर वाला उनका, हमें तो जोधपुर में मिला दो। किधर मिला दो? और कोई चारा भी नहीं, क्या करोगे उसका अलग से रख के आप? तो इनको जोधपुर में मिला देते। तो 19 है टोटल। 19 में से 4 मिल नहीं सकती, कितनी बची? 15। 15 में से सिरोही गई उधर बॉम्बे में, पीछे कितनी बची? 14। जैसलमेर किधर जाएगा? जोधपुर में, पीछे कितनी बची? मतलब भारत सरकार को माथा बच्ची कितने पे करनी है? इन 13 ने कहा हमारा बताओ। भारत सरकार ने कहा होल्ड करो एक बार, थोड़े दिन में बताते हैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को देश आजाद होता है। देश आजाद होते ही 2 समस्याएं भयंकर वाली थी। ये तो जनसंख्या का ट्रांसफर, उधर वाले इधर आएंगे, इधर वाले ये ट्रांसफर। फिर दूसरा रिसोर्सेज का ट्रांसफर, कितना पाकिस्तान को देना है, कितना पाकिस्तान से लेना है, ये भी तो तय था। मतलब इवन ये भी चीजें बांटी थी कि भारत में कितनी कुर्सियां हैं, सरकार के पास में कुर्सियां कितनी है। तो जितनी कुर्सियां हैं तो उस आधी कुर्सियां भारत को मिलेगी, आधी कुर्सियां किसको मिलेगी? हथौड़े तक बांटे थे। तो लास्ट में भाई हथौड़े यूं हो गए, ये हथौड़े हो गए 101, तो 50 हथौड़े पाकिस्तान के, 50 हथौड़े भारत के। अब एक बच गया, उसका क्या करें?
फिर कहा जो डंडा है आगे से वो तो भारत रख ले, और पीछे जो लोहे वाला वो कौन रख ले। ये तक बंटवारा किया था, तो वो भी अपने आप में एक माथापच्ची थी। तो कहा एक बार इस माथापच्ची को देखते हैं। फिर इधर हो गए दंगे, पूरे देश के अंदर दंगे। तो अब सरकार दंगे देखे, विभाजन देखे, सरकार ने कहा तुम्हारा मामला एक बार होल्ड करो यार, थोड़े दिन में देखते हैं। 15 अगस्त को देश आजाद होता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। गांधी जी की हत्या कर दी गई, बंदे पकड़े गए। नाथूराम गोडसे को पकड़ा गया वहां से। नाथूराम गोडसे को पकड़ा तो उसके पास मिली पिस्टल, पिस्टल पे लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा था? अंग्रेजों का ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहां से आया भाई साहब? पता चला अलवर में एक प्रधानमंत्री है, उनका नाम है वीएन खरे। क्या नाम है? और वीएन खरे हिंदू महासभा के नेता हुआ करते, हिंदू महासभा के सदस्य थे। और नाथूराम गोडसे की वीएन खरे से थोड़े दिन पहले कोई मुलाकात हुई। क्या इसका मतलब यदि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा है तो ये बात वीएन खरे को पता होगी, तो वीएन खरे को पकड़ लिया। वीएन खरे अलवर के प्रधानमंत्री है। यदि अलवर के प्रधानमंत्री को बात की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो राजा की भी, तो राजा को पकड़ लिया। राजा थे तेज सिंह। राजा कौन थे? अलवर के राजा गिरफ्तार कर लिए गए। अब अलवर में क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना, ये तो राजा तो ले नहीं सकता। राज्य बनाना, केंद्र शासित प्रदेश बनाना, वरना राजा से पूछते तो सही। पर अब राजा को कोई भी डिसीजन का अधिकार नहीं, क्यों? राजा तो क्या है? गिरफ्तार। दिल्ली में नजरबंद किया कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं आता तुम अंदर हो। तो अब अलवर के डिसीजन कौन लेगा? वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं लूंगा। तो अलवर रियासत किसके पास चली गई? भारत सरकार के पास चली गई पहले से। हालांकि मामले का रिजल्ट आया तब पता चला कि तेज सिंह और वीएन खरे को दोनों को हत्या की कोई जानकारी, इसलिए दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। वीएन खरे तो बाद में भोपाल से एमपी का चुनाव लड़े, संसद में पहुंचे, अपने बहुमत संसद सदस्य थे। तेज सिंह जी ने बाद में कहा मरने दो, अपने तो कुछ ही नहीं करना, दिल्ली चुपचाप बैठे रहते। 2009 में मरे। तेज सिंह जी कब मरे? 2009 तक दिल्ली जीवते बैठे थे। पर एक रियासत भारत सरकार के पास चली गई, कौन सी? एक रियासत और अपने भरतपुर। भरतपुर में राजा थे ब्रजेंद्र सिंह। कौन राजा थे? ब्रजेंद्र सिंह जी के खिलाफ भारत सरकार को 2 शिकायतें मिली। क्या 2 शिकायतें? एक शिकायत तो ये कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तब भरतपुर के अंदर भारत का झंडा नहीं फहराया गया। दूसरी शिकायत यह मिली कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो राजा ने वहां पे दंगों को दबाने का प्रयास नहीं किया और हिंदुओं का थोड़ा पक्ष ले लिया। ऐसी कोई शिकायतें मिली। शिकायतें राजा को बुलाया, राजा को बुला कर कहा कि भाई तुम्हारे खिलाफ 2 शिकायतें। एक शिकायत तो यह है कि आपने झंडा नहीं फहराया। तो राजा ने कहा इतनी बड़ी रियासत है, दूर दराज में कहीं किसी जगह हो गया होगा तो पता नहीं, बाकी ऐसा कोई डिसीजन तो था नहीं कि झंडा फहराना नहीं है। सब जगह भारत के झंडे फहराए गए और हमने साइन नहीं कर दिए। फिर झंडे से तो क्या लेना देना, फहरा लिया हमने झंडे। कि नहीं, हमने सुना है कि आपने कहा है कि भरतपुर का झंडा फहराओ, भारत का झंडा मत फहराओ। तो कोई पुख्ता सबूत आपके पास तो दे दो। पुख्ता सबूत तो नहीं। और क्या शिकायत है? और शिकायत है कि आपने दंगों में हिंदुओं का साथ दिया। उनका दंगे पूरे भारत में हुए, जहां जो ज्यादा पड़ा उसने दूसरों को मारा। फिर तो मैं भी कह सकता हूं कि जहां पर हिंदू ज्यादा मरे मैं कह दूंगा वहां भारत सरकार ने मुसलमानों का पक्ष लिया, और जहां पे मुसलमान ज्यादा मरे मैं कह दूंगा भारत सरकार ने किसका पक्ष लिया। तो वल्लभ भाई पटेल आप भी ये काम करते हो क्या? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई हम तो नहीं करते, पर आपके खिलाफ शिकायत है। इनका कोई प्रूफ? प्रूफ तो हमारे पास दोनों के नहीं। वहां इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो भरतपुर राजा ने कहा इतना ज्यादा ही आपको लगता है ना तो ये रखो भरतपुर, तुम संभाल लो। तुम्हें लगता है मैं नहीं संभाल पाऊंगा, साइन तो मैंने कर ही दिए, तो तुम संभालो यार। तुम्हें लगता है मैं कुछ कर सकता हूं, लो मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कुल मिला के भारत सरकार के पास में 2 रियासतें आ गई, अलवर और यहां पर अब डिसीजन किसको लेना है? बरस। टोटल रियासत कितनी? 4। मगरमच्छ पीछे कितने बचे? सिरोही कहां जाएगा? जैसलमेर कहां जाएगा? पीछे कितनी बची? 13। 13 में से 2 भारत सरकार के पास है। कितनी है? अब भारत सरकार का दिमाग काम किया कि 2 तो अपने पास आएगी। कौन कौन सी? अलवर और भरत। 2 और लेके एक राज्य बना देते हैं। राज्य बना देंगे तो जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ से ज्यादा। 2 और कौन सी लें? तो अलवर भरतपुर के टच में लगे वो ले ले, तो 2 ली करौली धौलपुर। कौन सी ली? धौलपुर में राजा है अपने उदयभान सिंह। कौन राजा? जो सबसे लास्ट में साइन करते हैं, उदयभान सिंह जी। भारत सरकार उदयभान सिंह जी के पास गई और उदयभान सिंह जी को जाकर उदयभान सिंह जी हम एक राज्य बना रहे हैं जिसमें 4 रियासत होगी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, आप भी इसमें शामिल हो जाओ। उदयभान सिंह जी ने कहा क्यों जाऊं, नहीं होऊंगा, अलग पढ़े और कुछ देख लेंगे, इसमें क्यों शामिल हो जाऊं। अरे कहा सर सुनो, अभी आप कहां के राजा हो? कि मैं धौलपुर का राजा हूं। अभी आप केवल धौलपुर, अब आप सोचो
आप धौलपुर आ जाओ, फिर आप अलवर, भरतपुर, करौली, ये पूरा एक राज्य बनेगा इसके राजा आप का पक्का। आपको इस राज्य का राज प्रमुख बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आप राज प्रमुख। उदयमान सिंह का डन। एक रियासत कौन सी है? करौली। करौली में राजा थे गणेश पाल। कौन थे? गणेश पाल जी को जाकर आगे सचिन पायलट बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री क्या बना देंगे? तो राज प्रमुख का क्या हो जाएगा? उपराज प्रमुख। आपको भी सेकंड पोस्ट तो आपको भी दे देंगे। करौली के राजा ने कहा डन। धौलपुर वालों को क्या लॉलीपॉप है? राज प्रमुख। करौली वालों को उपराज। दो से बात करनी नहीं, अलवर भरतपुर से बातचीत की आवश्यकता। अब अलवर भरतपुर जैसी बड़ी रियासतों से बातचीत नहीं कर रहे, नीमराणा से तो कौन ही करेगा? नीमराणा वालों को तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ। तो नीमराणा को भी इसके अंदर शामिल कर लिया। तो 5 चीजें आ गई। क्या क्या आ गई? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। 500 को मिला के राज्य बनाते। 500 को मिला क्या बनाते? तो राजस्थान की किसी रियासतों को एकीकरण में सबसे पहले शामिल किया गया था, तो वो अपना पूर्वी राजस्थान। कौन सा है? ईस्टर्न राजस्थान। कितनी रियासतें? 4। ठिकाने कितने? 1। कौन सा ठिकाना? रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और। अब कोई आपसे जनरली यूं पूछ लेगा, यार इधर से क्यों शुरू किया? राजस्थान तो बड़ा लंबा चौड़ा पड़ा था, यहां से क्यों शुरू किया? तो कहना कि सर 2 रियासतें पहले भारत सरकार की गोद में टपक गई। अलवर भरतपुर में उनको ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, तो खाली 2 को पटाना था, उन्होंने पटा लिया। बाकी कोई दूसरी जगह करते तो सबको पटाना पड़ता। यहाँ पे 2 को करना था, दोनों का शुरू तो करते, बाद का बाद में देखें क्या करना क्या नहीं करना। ये अपने एकीकरण का पहला चरण है। क्या नाम है इसका? आप सुनो एक बार, केवल लिखना बाद में। फर्स्ट फेज है ये, फर्स्ट फेज था, लिख लेंगे आपने। कौन कौन सी रियासत ली जा रही है? धौलपुर, ये तो धौलपुर ले रहे हैं वो लोग। और क्या ले रहे हैं? करौली ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं? अलवर। और क्या ले रहे हैं? और एक ठिकाना ले रहे हैं। कौन सा ठिकाना ले रहे हैं? धौलपुर के राजा साहब कौन है? क्या नाम है? उदयभान सिंह। और करौली के राजा गणेश पाल। कौन राजा है? करौली राजा साहब को, सॉरी, धौलपुर राजा साहब कह रहे हैं कि हम आपको क्या बना देंगे? राज्यपाल को तब अपने राज प्रमुख बोलते, अपने राज्यपाल नहीं बनता था, क्या बनता था? राज। गणेश पाल को करें आपको क्या बना देंगे? पर भाई इनमें बड़ी तो अलवर भरतपुर थी, बड़ी रियासतें तो ये थी। तो अलवर वालों का आगे आपको बनाएंगे राजधानी। क्या बनाएंगे? तो भरतपुर वालों का फिर हमें यूं छोड़ दो, अरे नहीं, इस राज्य का उद्घाटन तुम्हारे ही करेंगे। भरतपुर में क्या करेंगे? कब करोगे? 18 मार्च को। कब करोगे? 30 जनवरी को गांधी जी कहते हैं, 18 मार्च को तो अपना पहला चरण हो गया था। कौन करके जाएगा? तो अपने यहाँ एक बड़े मंत्री हुआ करते, एनवी गाडगिल। क्या नाम था? नरहरि विष्णु गाडगिल। नाम बोलो देखे। ऊर्जा मंत्री, एनर्जी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी। खान मंत्री में माइनिंग मिनिस्ट्री इन्हीं के पास थी। श्रम मंत्री में लेबर मिनिस्ट्री इनके पास थी। भारत सरकार के एक बड़े मंत्री थे। क्या नाम था? नरहरि विष्णु गाडगिल। गाडगिल का गाडगिल जाओ तुम, और राजस्थान के एक राज्य का फीता काट के आओ। कहां पे फीता काटना है? भरतपुर, क्योंकि उद्घाटन कहां हो रहा है? अब आता है यार इसका नाम क्या रखें? के एम मुंशी बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। के एम मुंशी कहा इस जगह का नाम क्या रखें? के एम मुंशी ने कहा किसी टाइम अलवर के अंदर अपने यहाँ पर एक जनपद था, मत्स्य जनपद। कौन सा था? तो इसका नाम मत्स्य जनपद रख दो। अरे तो का जनपद नहीं, अब तो कई शामिल कर रहे हैं। धौलपुर, करौली, भरतपुर, नीमराणा सारे शामिल होंगे। शामिल होने को बोलते हैं संघ। शामिल होने को क्या बोलते हैं? यूनियन। खूब सारे लोग जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? यूनियन। तो इसका नाम रख दो मत्स्य यूनियन। क्या नाम रख दो? हिंदी में बोल दो मत्स्य संघ, और इंग्लिश में क्या बोल दो? मत्स्य यूनियन। जो पहला राज्य बनाया गया इसका नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ। कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई? धौलपुर, करौली, अलवर और ठिकाना कौन सा? और धौलपुर के राजा साहब कौन है? क्या बनाएंगे? करौली के राजा कौन है? क्या बनाएंगे? अलवर क्या होगी? भरतपुर में क्या करेंगे? कब करेंगे? कौन करके जाएगा? कौन से राज्य का? मत्स्य संघ। किसका करके जाएगा? पल्ले पड़ गई। आपको देखिए क्लाइंट बोल बोल के लिखाऊं, ऐसे उतार लोगे? दो दो ना हो, पूतो पढ़ो। अंग्रेजी में राज प्रमुख और राज प्रमुख, उपराज प्रमुख लिखना, डिप्टी राज प्रमुख। बाकी आप लिख लोगे, कुछ है नहीं ऐसा।
राज प्रमुख, डिप्टी राज प्रमुख, राजधानी कैपिटल होगी। उद्घाटन को इनोग्रेशन लिख लेना। उपराज प्रमुख, डिप्टी राज प्रमुख लिखना भाई, है ना। राजधानी कैपिटल, उद्घाटन को इनोग्रेशन। उतार लिया। पहले चरण का नाम क्या था बताओ। कौन कौन सी 4 रियासतें? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। ठिकाना कौन सा? धौलपुर के राजा साहब क्या बने? करौली के राजा क्या बने? अलवर को भरतपुर में कब करेंगे? कौन करके जाएगा? एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल, याद रहेगी बात। अब देखो, जैसे अब राज्य होता था, अब राज्य में क्या होता है? एक होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। तब अपने राज्यपाल को तो बोलते राज प्रमुख, क्या बोलते? और मुख्यमंत्री को बोलते प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री क्या बोलते? ये एक राज्य है, आज जैसे राज्य ना यूपी, एमपी, राजस्थान, वैसे एक राज्य बनाया गया। उस राज्य का नाम क्या था? मदस्य संघ। तो राज्य का राज प्रमुख तो बन गया, तब राज्य में मुख्यमंत्री की जगह कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। अच्छा, राज प्रमुख वगैरह तो सारे राजा बनेंगे, और प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो जनता के अंदर से बनेंगे। तो राजा का भी महत्व हो जाएगा और जनता का भी महत्व हो जाएगा, दोनों बातें थी। तो कहा साहब प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत। कौन बनाया गया? लिखो प्रधानमंत्री। अलवर के एक नेता थे शोभाराम जी। प्राइम मिनिस्टर कौन बनाया गया? शोभाराम कुमार। याद रखना, कोई पूछेगा मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? हम 2010 में नई नई तैयारी करने के लिए आए, तब जो सीनियर थे हमसे, वो जब तैयारी हो गई, ऊपरी का एग्जाम नजदीक था, फिर कोई पकड़ता बुलाता कि इधर आ, तैयारी कैसी इधर ही? तो तैयारी तो भैया अच्छी है, तो क्वेश्चन पूछ लो इधर से। हाँ भैया पूछ लो। तो बता मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? हो सकता कई बार आता, कई बार नहीं आता किसी को, तो भैया याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। 2-2.5 महीने की तैयारी की थी, पेपर आ गया था तो कि शोभाराम कौन था? हाँ भैया, अरे ऑप्शन देखते तो मैं ही कर देता शोभाराम कुमार। तो ये क्वेश्चन आएगा इस बार, आगे मत बताना किसी को। भैया आपको कैसे पता ये क्वेश्चन आएगा? आरपीसी का चेयरमैन कौन है बता? एमएल कुमार। एमएल कुमार सर आरपीसी के चेयरमैन थे, ये उनके रिश्तेदार है, उनकी वाइफ के नाना जी लगते हैं। और पक्का रिश्तेदारों के क्वेश्चन तो आते ही है। अब मैंने आगे किसी तीसरे को पकड़ा किधर? आगे तो मत बताना, बाकी पेपर लीक है। एक क्वेश्चन तो श्योर है, तो हमने यूं करके सबको बता दिया था, तो मुझे लगता है आरपीसी को पता चल गया, इसने उसने पूछा ही नहीं भाई लीक हो रहा है। तो जब तक सोशल मीडिया इतना नहीं आया था ना, तब तक ये चीजें जोरदार हुआ करती थी। पता नहीं लोग कहां कहां से जानकारियां ले लेके आते थे। 2012 में कोई मेंस का पेपर होने वाला था, और कई सीनियर जो थे, जो उस टाइम के ये होते पेपर, सब्जेक्ट वाले पेपर होते, सब्जेक्ट के पेपर होते। सब्जेक्ट वाले में क्या था, यू बंदे के सिलेक्शन होते 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद। और आरपीसी की वैकेंसी टाइम लेती 3 साल।
अब यदि कोई चौथा अटेम्प्ट दे रहा है तो उसको तैयारी करते कितने साल हो गए? 12। ये तो अब आपके लिए ठीक हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। पहले ये था भाई, एक मुझे हिस्ट्री पढ़ते हुए हो गए 6 साल, एक बंदे को हिस्ट्री पढ़ते हुए 2 साल, तो 6 साल वाले को ज्यादा आती, तो कई यूं बर्फानी बाबा बने घूमते थे। तो वैसे एग्जाम के टाइम मेरे बाहर आते और वो फिर आकर थे इस बार 2012 वाला मेंस आगे होगा, अभी नहीं होगा। कैसे भैया, क्यों नहीं होगा? अरे कारण है कोई। भैया थोड़ा और, भैया क्या कारण है बताओ? का आरपीसी में कोई एक बंदा है और उनकी वाइफ भी मेंस का एग्जाम दे रही है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? यदि बंदे को आरपीसी किसी बंदे को कुछ करवाना ही है, आप ये मानते हो, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, और यदि ऐसा कुछ करवाना है तो अगला पेपर दे देगा अपने वाइफ को, ले ले पट ले। पहली बात ऐसा होगा भी नहीं, और ऐसा यदि हो तो पेपर आगे क्यों करवाएगा? अरे क्या अब सारी बात बता दू तुम टाबरों? अरे भैया तो भी क्या, अरे यार एक तो तुम ये नए नए जो आए हो ना, माथा खाने लग जाते हो। उसकी वाइफ जिसको मेंस देना है ना, प्रेग्नेंट है। ये जो अंदर की सूचना आप लाए हो, वास्तव मेरा जी करता है मैं आपको सचदान पेबोस दोनों करूं भैया, दंडवत प्रणाम किया जाए। क्या न्यूज सच में भैया? अरे दबा दे इस बात, इसमें क्या दबाना है? टावर हो रहा है किसी की तो हो रहा है। पूरी दुनिया को पता चलेगा इसके अंदर। तो मैं शोभाराम कुमार जब भी पढ़ाता हूं मुझे याद आता है कि यार कितने भोले थे अपने, अपने भी आगे 2-4 को जाके बताया था कि बस आगे नहीं बतानी ये बात, क्वेश्चन पक्का इस बार आएगा अपने। तो याद रखना आप भी, है ना, शोभाराम कौन रिश्तेदार है भाई, तो आरपीसी वाले पूछ लेंगे कभी ना कभी। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमार, तो एक बंदे नाराज और उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, भारत के प्रधानमंत्री है नेहरू जी, राजस्थान का नेहरू मैं, तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। जुगल किशोर चतुर्वेदी, उनका चतुर्वेदी जी ऐसे नहीं करते, आपको हम बना देंगे उप प्रधानमंत्री। क्या बना देंगे? लिखो उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम। लिखो जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। एक प्रधानमंत्री तो कौन बन गए? शोभाराम कुमार। उप प्रधानमंत्री कौन बन गए? लिखो अन्य मंत्री, अदर मिनिस्टर्स, अन्य मंत्री। बताओ भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। कौन थे? लिखो मंत्रियों में नाम लिखो, गोपीलाल यादव प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, तो बढ़ेंगे भाई साहब। अन्य मंत्री लिखो गोपीलाल यादव। क्या नाम बताओ देखे? बताओ करौली प्रजामंडल के संस्थापकों के नाम बताओ कौन कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर और चिरंजी लाल सर। मैंने कहा था चिरंजी लाल का नाम थोड़े से दिन याद कर लो, बताया था। लिखो बस आज आज लिख लो, फिर याद मत रखना। अन्य मंत्रियों में लिखो चिरंजी लाल शर्मा। मंत्री तो खूब सारे बनेंगे ना, गोपीलाल यादव, दूसरे कौन बन गए? चिरंजी लाल शर्मा। एक धौलपुर से बनाए थे डॉक्टर मंगल सिंह। लिख लो डॉक्टर मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह। क्या नाम बताओ देखे? नाम तो डाकू मंगल सिंह ऐसा लगता है, फिल्मों में था डाकू मंगल सिंह, डॉक्टर डॉक्टर दो लगाओगे तो वैसे डाकू ही लगेगा वैसे। एक बने थे मास्टर भोलानाथ, क्या नाम था? भोले भंडारी थे, मास्टर भोलानाथ लिख लो, मास्टर भोलानाथ। अलवर के थे मास्टर भोलानाथ। 4 मंत्री बन गए। भरतपुर से तो किसको ले लिया? गोपीलाल यादव। करौली से किसको ले लिया? चिरंजी लाल शर्मा। धौलपुर से डॉक्टर साहब कौन ले लिए? और अलवर से माठ साहब कौन ले लिए? आगे समझो, एक राज्य बन गया, उस राज्य का नाम क्या है? मत्स्य। अब ये जो राज्य बना था, इस राज्य की जनसंख्या जो हो रही थी वो हो रही थी 18 लाख। कितनी हो रही थी? मत्स्य संघ जो है, मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी हो रही है? 18। और इसकी जो इनकम हो रही थी वो हो रही थी 1,84,00,000। कितनी हो रही थी? राज्य बनाने की शर्त क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या, इसकी कितनी हो गई? 18। इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा, इसकी कितनी होगी? 1 करोड़। डन, मामला क्लियर। लिखो जनसंख्या 18 लाख, पॉपुलेशन 18 लाख, जनसंख्या 18 लाख। आय इनकम लिख लो 1,84,00,000, 1,84,00,000, 1,84,00,000, 1,84,00,000, 1,84,00,000।
अच्छा, मैंने अभी बताया था कि के मुंशी ने कहा था कि इसका नाम मत्स्य संघ रख दो, तो कोई पूछे मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया? के मुंशी याद आ गए? वही संवैधानिक सलाहकार, लिख लो। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। अभी मैंने बताया कि दो रियासतें ऐसी थी जहां भारत सरकार पहले कब्जा कर गई अपना, अलवर और भरतपुर, लिख लो। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही अधिकार कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कैप्चर्ड अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कैप्चर्ड अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कैप्चर्ड अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। ये आपका पहला चरण है भाई, याद रहेगा। पहले चरण का नाम क्या है, किसने रखा, कितनी रियासतें, कौन कौन सी? धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। ठिकाने कितने, कौन सा? धौलपुर के राजा कौन है, क्या बनाए जाएंगे? करौली के कौन है, क्या बनाए जाएंगे? अच्छा, अलवर भरतपुर वालों क्यों नहीं बनाया? अलवर भरतपुर जो भारत सरकार ने पहले ही कब्जा, तो उनको राजी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अलवर क्या बनाएगी, भरतपुर में क्या किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। मंत्री भरतपुर से कौन लिए गए? गोपीलाल यादव। करौली वाले दो मंत्री और नाम बताओ, डॉक्टर मंगल सिंह और मास्टर बॉल। अब इस पूरे राज्य की जनसंख्या कितनी थी, इनकम कितनी थी, इतनी बातें पड़ी। टोटल रियासत कितनी है, 19। चार बड़े मगरमच्छ, पीछे कितनी बची, 15। सिरोही को कहां मिलाना आपको, बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलाना है, जोधपुर। पीछे कितनी बची, 13। 4 का पोस्टमार्टम हो गया, पीछे कितनी बची, 9। 9 का पोस्टमार्टम एक साथ किया कि 9 के सारे आ जाओ, इकट्ठे लाइन बनाओ, इधर बनाओ। अब वो 9 ही बची है राजस्थान में, बाकी तो आप कुछ कर ही नहीं सके। 9 बची और 9 को ले लो, इसलिए नाम ही रखा गया राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया? सारी मिल रही है, राजस्थान कंप्लीट हो रहा है। वास्तव में राजस्थान का एकीकरण 2 ही चरणों का है। 4 में पहले चरण में 4 मिला दी गई, दूसरे चरण में कितनी मिला दी गई, 9। बाकी जोड़ घटाव है, इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दूसरे चरण में कितनी रियासतें आई, सारी की सारी जितनी बची हुई थी सारी आ रही थी, इसलिए नाम दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया, सुन लो एक बार, बाद में लिख लेना आप ना, याद हो जाएगा अभी साथ में। राजस्थान जीके का सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो यही है, यूं याद हो जाता चलते फिरते। कितनी रियासतें बताओ, देखे सुनना, देखो मेरे से आप, है ना, इधर थोड़ा सा ध्यान देना आप। 3 रियासतें हाड़ौती के अंदर थी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन सी 3 थी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। 3 रियासतें आपकी वागड़ में थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी? डूंगरपुर। 3 हाड़ौती वाली तो कौन कौन सी, और 3 ये कौन कौन सी आपकी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और। राजस्थान में एक ही मुस्लिम रियासत हुआ करती, टोंक। कौन सी थी? एक टोंक। 2 रियासतें ऐसी थी जो अजमेर के पास थी। किसके पास थी? इसलिए पहले भारत सरकार की योजना ये थी कि इन दोनों को अजमेर में मिला दो। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन दोनों रियासतों को किसमें मिला दिया जाए, अजमेर मेरवाड़ा। पर बाद में दोनों विरोध कर गए कि नहीं, हम अजमेर में नहीं मिलेंगे, हम तो किसमें मिलेंगे, राजस्थान। तो बाद राजस्थान मिला गया। शाहपुरा और किशनगढ़। कौन कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा में अजमेर के टच करता है, इधर किशनगढ़ तो अजमेर का हिस्सा ही बना हुआ। तो 2 रियासतें अजमेर के पास। तो कोई पूछेगा कौन सी रियासतें जिनको भारत सरकार अजमेर में मिलाना चाहती थी? शाहपुरा और किशनगढ़। अच्छा, बांसवाड़ा जब आ रही है तो ठिकाना अपने आप आ जाएगा, और ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। कौन सा था? तो 9 रियासतें और एक ठिकाना। कितनी रियासतें, कितने ठिकाने? तो कोई पूछे सबसे अधिक रियासतें कौन से चरण में मिलाएगी? दूसरे चरण में। क्या नाम था? सारी मिल रही, इसलिए नाम क्या रख दिया गया, राजस्थान। हिंदी में एक और नाम बोलते हैं इसको, पूर्व राजस्थान बोलते। इंग्लिश में तो अपने राजस्थान यूनियन लिखना और कोई नाम नहीं, हिंदी में एक लिखते हैं अपने, पूर्व राजस्थान। 3 हाड़ौती की रियासत बताओ कौन कौन सी?
3 वागड़ वाली, एकमात्र मुस्लिम रियासत, 2 जिनको अजमेर में मर्ज कर रहे थे, और एक ठिकाना। अब सुनना थोड़ा सा, एक साथ लिख लेना बाद में। कोटा में एक राजा हुआ करते भीम सिंह। कौन राजा थे? का भीम सिंह जी बनेंगे राज प्रमुख। क्या बनेंगे? राज प्रमुख बन जाएंगे इसके। बूंदी के एक राजा हुआ करते, उनका नाम था बहादुर सिंह। बूंदी के राजा का नाम क्या? का बहादुर सिंह जी का आप बन जाओ इसके उपराज प्रमुख। क्या बन जाओ? डूंगरपुर में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह जी का आप भी बन जाओ उपराज प्रमुख। तो 2 उपराज प्रमुख बना दिए। कौन कौन बताओ? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कहा साहब दोनों कैसे? तो कहा साहब आप तो सीनियर और आप वो जूनियर। लॉलीपॉप धने जी। तो कोटा के राजा भीम सिंह को क्या कहा? आप तो क्या हो? बूंदी बहादुर सिंह को सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, डूंगरपुर और लक्ष्मण सिंह का आप तो जूनियर डिप्टी राज। राजधानी का आप अलग अलग नहीं करेंगे, राजधानी कोटा को बना दो। जहां राज प्रमुख है वहीं क्या हो जाएगी? राज। का उद्घाटन का वो भी यही कर दो। अब क्या अलग अलग करने हैं? उद्घाटन भी कहां पर किया? कोटा पे। कब करेगा? पहले वाले के 7 दिन बाद। पहले वाला कब हुआ? 7 दिन बाद, 25 मार्च 1900 का। करेगा कौन का? अच्छा, अब अलग अलग आदमी और भेजें। गार्ड गिलाया वरना फीता कटवा लो। तो ये फीता भी अपने कौन काट के गया? तो एनवी गाडगिल ने अपने 2 उद्घाटन किए। बताओ कौन कौन से? मत्स्य संघ और कौन 3 हाड़ौती की रियासतें कौन कौन सी? 3 वागड़ वाली, एकमात्र मुस्लिम रियासत, 2 जिनको अजमेर में मिला रहे थे, एक ठिकाना। कोटा के राजा कौन है? भीम सिंह जी क्या बनेंगे? बूंदी के राजा कौन है? बहादुर सिंह जी क्या बनेंगे? सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। डूंगरपुर के राजा कौन है? लक्ष्मण सिंह जी क्या बनेंगे? और कोटा को क्या बनाया? कोटा को क्या बना जाएगा? कोटा में क्या करेंगे? कब करेंगे? कौन करके जाएगा? एनवी। अब बात है साहब, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? एक बंधन का एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। का कैसे? तो कहा साहब राजस्थान की पहली उत्तरदायी सरकार कहां बनी थी? शाहपुरा। शाहपुरा में प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुलाल। मैं एक्सपीरियंस रखता हूं। तो शाहपुरा के गोकुलाल असावा को क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? तो कोई पूछे कि भाई इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? गोकुलाल असावा। कि साहब बाकी मंत्री कौन कौन बनेंगे? वल्लभ भाई पटेल ने कहा रुको, अभी मत बनाना, एक बार केवल प्रधानमंत्री बनाओ। गोकुलाल जी आप बैठ जाओ सीट पे। कि सर मंत्री तो होने चाहिए। मैंने कहा ना यार, शांति रखो, मैं बनाऊंगा, कौन बनेगी कौन नहीं बनेगी। इसलिए दूसरे चरण में केवल प्रधानमंत्री, बाकी मंत्री क्यों नहीं बनाए मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। याद रहेगी बात है? इतना उतारो एक बार। रुक जा, ज्यादा जल्दी मेरा लिख ले। राजवीर सिंह ने नामकरण किया। जान तेरे को डाउट लगे मेरा नाम लिख लिया अगर। है ऑप्शन में आएगा मेरा नाम, कैसे नहीं आएगा? इतना हल्के में लिया आएगा? फ्लावर समझा? हाँ, फायर है मैं। कितने क्यूट क्यूट सवाल पूछते हो आप। सर आपका नाम ऑप्शन में नहीं आया तो?
उतार लिया। वरिष्ठ कनिष्ठ को जूनियर सीनियर लिखना ना इंग्लिश में। सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। ठीक है। अब ये पूरा मिलाने के बाद में इसकी जनसंख्या हो रही थी 23.5 लाख। कितनी हो रही थी? लिखो जनसंख्या 23.5 लाख। जनसंख्या 23.5 लाख, 23.5 लाख। और इनकम हो रही थी 1,90,00,000, 1,90,00,000। जनसंख्या 23.5 लाख, 23.5 लाख। इनकम लिख लो 1,90,00,000, 1,90,00,000। जनसंख्या तो कितनी हो रही थी? 23.5 लाख। इनकम कितनी हो रही थी? 1 करोड़। दो रियासतें जिनको भारत सरकार कहां मिलाना चाहती है? अजमेर मेरवाड़ा। कौन कौन सी? लेकिन उन दोनों ने क्या किया? क्या किया? विरोध किया। भाई हुआ क्या था कि शाहपुरा को तो, शाहपुरा किशनगढ़ को उधर मिला दिया। शाहपुरा के राजा है सुदर्शन देव। कौन थे? वो वल्लभ भाई पटेल के पास गए। उन्होंने कहा वल्लभ भाई पटेल मतलब किससे पूछ के किया आपने कि आप हमें अजमेर मेरवाड़ा मिला देंगे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा राजा जी अब पूछने वाली बात तो गई, आपने साइन कर दिए और आपने साइन किए थे, तब मैंने कहा था कि अब राजाओं के हाथ में कोई भी बात, अब तो हम हमारे हिसाब से जिसमें चाहेंगे मिलाएंगे, जिसमें चाहेंगे उससे हटाएंगे। राजा ने कहा मैं ये नहीं करा, मेरे से पूछना है। पर राजा के हाथ में बात नहीं, पर लोकतंत्र का मतलब होता है जनता से पूछा जाए, तो जनता से तो पूछते। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा जनता से तो वहां पूछे ना जहां चुनाव वगैरह हो रखे हो, जहां जनता के मंत्री वगैरह बैठते हो। राजाओं के राज में तो राजा ही सब कुछ था। तो उन्होंने कहा सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे शाहपुरा में लोकतंत्र है। हमारे शाहपुरा के राजा के शासन नहीं है, शासन पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के पास है और जनता के मंत्री बनते हैं अंदर से। क्या बात करते हो, ये आपने कब किया? कि उन्होंने कहा आपकी आजादी से एक दिन पहले, 15 अगस्त को आपका देश आजाद हुआ था, 14 अगस्त को हमारे उत्तरदायी सरकार बना दी थी हमने शाहपुरा के अंदर। तो आपका प्रधानमंत्री कौन है? कि गोकुलाल असावा हमारे प्रधानमंत्री है। उनको तो पूछो आप। तो उन्होंने कहा यार उनसे तो पूछना चाहिए, गोकुलाल असावा से। सुदर्शन देव जी ने कहा गोकुलाल जी वो पर्दे के पीछे खड़े, आ जाओ आगे आ जाओ। गोकुलाल जी आगे। गोकुलाल जी से पूछा गोकुलाल जी आप बताओ शाहपुरा को अजमेर में मिलाए या शाहपुरा को राजस्थान में मिलाए? गोकुलाल जी ने कहा कि शाहपुरा को अजमेर में मत मिलाओ, किसमें मिलाओ? हम केंद्र शासित प्रदेश में नहीं मिलेंगे, हम एक राज्य में मिलेंगे, राजस्थान संघ बन रहा है इसके अंदर हमें मिला दिया जाए। जब शाहपुरा से पूछा तो फिर गैर किशनगढ़ वालों से भी पूछ लो। किशनगढ़ वालों से भी पूछा और उन्होंने कहा कि हम भी भाई अजमेर में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? राजस्थान। तो कोई पूछेगा कि कौन सी दो रियासतों ने अजमेर में विलय का विरोध किया था? याद रहेगी बात। देखो शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा, अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अब भारत सरकार इसलिए मिला रही थी कि छोटी छोटी रियासतें थी, भारत सरकार लगा चेप दो रे किधर इनको, तो अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। किसने मर्जर का विरोध किया था? अजमेर मेरवाड़ा। किसने? बांसवाड़ा के एक राजा थे, उनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के राजा का नाम क्या? महारावल चंद्रवीर सिंह। जब विलय पत्र पर साइन कर रहे थे ना, तब उस बंदे ने कहा था यार फील तो ऐसा आ रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। किस पे साइन कर रहा हूं? मतलब आज मेरे सामने आप एक कागज लाओ और कागज लाके उसके ऊपर लिखा हुआ हो कि मैं मर गया, और मैं खुद साइन करूंगा हाँ मर गया, अभी अभी मरा हूं। जैसे मेरे डेथ वारंट पे मेरे से साइन करवा रहा हो, ऐसा फील आ रहा है मुझे। ऐसा किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह। कहां के राजा थे? स्वाभाविक सी बात है, जब तक भारत में बांसवाड़ा ने विलय नहीं किया था, बांसवाड़ा का एक अलग देश था, बांसवाड़ा का अलग राजा था, वहां की अलग एक सेना थी, वहां का अलग सिक्का हुआ करता, वहां का अलग झंडा हुआ करता, अलग संधि थी। बांसवाड़ा की ब्रिटेन के साथ में डायरेक्ट संधि हुआ करती। लेकिन जब बांसवाड़ा का भारत में विलय कर दिया गया, क्या बांसवाड़ा के सिक्के अलग होंगे? क्या बांसवाड़ा अलग से अमेरिका से संधि कर सकता है? क्या बांसवाड़ा अपनी अलग सेना रख सकता है? नहीं रख सकता। इसका मतलब बांसवाड़ा मर गया। बांसवाड़ा
तो उसने कहा फील ऐसा आ रहा है जैसे मैं अपने किस पे साइन कर रहा हूं, और भले अगले का कितना ही छोटा सा हो, खुद का तो खुद का होता है, टेढ़ा है पर मेरा है। मैं कहूँ श्रीलंका छोटा सा देश है, आज अपने श्रीलंका को जाकर देंगे श्रीलंका तू इतना छोटा सा है कि हमारा मैप लाते हैं तब तेरा मैप साथ में फ्री आ जाता है ना, और तू आजकल बर्बाद और हो रखा है, तू हमारे में मिल जा, तो क्या श्रीलंका मिल जाएगा? मैं कहता हूं ये छोड़ो, अपने पास प्लॉट होता है 30 बाई 60 का, और आज यदि भारत सरकार राजस्थान सरकार कह दे कि तुम प्लॉट दे दो, अपने नहीं दें, किस बात का दें भाई, रुपए दो इसके, ये दो इतने रेट होंगे, फलान डिंगड़े खूब करेंगे अपने। और गांव के अंदर मैं तो देखता हूं हमेशा रोड निकल रही है, गांव में पता चलता है जनता को कि यहां से क्या निकलेगी, तो ये तो जमीन की रेट इतनी बढ़ा देते हैं जिसकी हद नहीं। और भी एक ना एक दो गांव में से खोड़ले पक्के होते हैं जो कहते हैं हम जमीन देंगे नहीं, हम यहां से सड़क नहीं निकलने देंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि सड़क से डेवलपमेंट होगा, हम सब जानते हैं गांव का विकास होगा, बसें आएगी, चार चीजें यहां पर बनेगी अपने पर, नहीं हमारी जमीन है, हमारी जमीन के अंदर से हम रोड जाने, ये तार निकलते हैं आपके बिजली के, थोड़ी थोड़ी जमीन जाती है उसमें गांव वाले पंगे करते हैं कि हम बिजली के तार निकलने, अपनी जमीन है, अपनी जमीन के प्रति हर आदमी को लगाव रहता है। तो सेम बांसवाड़ा के राजा को था कि यार फील ऐसा आ रहा है जैसे मैं किस पे साइन कर रहा हूं, लगो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, इनवाइटेड को नाम लिखना, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा किसने कहा? चंद्रवीर सिंह कहां के महारावल है, याद रह जाएगी बात। कौन सी दो रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध कर दिया था? शाहपुरा, और ये जो पूरा बनाया गया था इसकी जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख, और इनकम कितनी थी? वो सारी रियासतें मिल रही थी, इसलिए भारत सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, राजस्थान संघ। देख लो आप रियासतें कितनी है, 19, 4 को मिला नहीं सकते आप, मगरमच्छ हैं आपके तो बाहर, तो पीछे कितनी बची? 15। बॉम्बे में क्या मिला दोगे? सिरोही। जोधपुर में क्या मिला दोगे? जैसलमेर। पीछे कितनी बची आपकी? 13। 4 मिल गए मत्स्य संघ में, 9 मिल गए इसमें, खत्म, किसा ही खत्म हो गया। आगे पीछे भारत सरकार को कुछ करना ही नहीं था, पर जहां सारे रास्ते बंद होते हैं कोई ना कोई सुराग रह जाता है। यहां लफड़ा हुआ। कब बना राजस्थान संघ? 25 मार्च। कब बनाया गया? राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। कहां के राजा? वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन है? बहादुर सिंह। कहां के राजा? बहादुर सिंह जी ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि एक कोटा बूंदी ये दोनों हाड़ा चौहानों की रियासत थी। कौन से चौहान वंश की रियासत थी? चौहानों में हाड़ा नाम की ब्रांच होती है, उसकी रियासत थी। पहले रियासत थी बूंदी, बूंदी से टूट के एक रियासत बनी, वो कौन सी थी? कोटा। इसलिए बूंदी वाले हाड़ा राजा ये मानते थे कि हम बड़े भाई हैं और कोटा वाले हमेशा छोटे भाई। लेकिन यहाँ लफड़ा है, यहाँ छोटे भाई को तो बना दिया राज प्रमुख, और बड़े भाई को क्या बनाया? उपराज प्रमुख। बहादुर सिंह उपराज प्रमुख बने और भीम सिंह क्या बने? राज। तो बहादुर सिंह ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि वल्लभ भाई पटेल, मैं बूंदी का राजा हूं, हम कोटा वालों के बड़े भाई हैं, इसलिए मुझे बनाओ राज प्रमुख और कोटा वालों को क्या बनाओ? वल्लभ भाई पटेल ने कहा ना, हम तो अब की इनकम वगैरह, अब के स्टेटस देख रहे हैं, अब कोटा की स्थिति बूंदी से ज्यादा अच्छी है, पहले तुम क्या थे क्या नहीं थे उसे हमें कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए कोटा वाले तो बनेंगे राज प्रमुख और बूंदी वाले क्या बनेंगे? बूंदी वालों को यह बात बड़ी बुरी लगी, और बूंदी वालों ने कहा अब हमारा एक ही सपना है कि भीम सिंह राज प्रमुख बनना, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पर अब क्या करे बहादुर सिंह, क्या करे? 25 मार्च को बनने वाला है। बहादुर सिंह ने इतने इधर उधर जो हाथ पैर मारने थे सारे मार लिए, पार नहीं पड़ी, तो बहादुर सिंह 23 मार्च को मेवाड़ महाराणा से मिले जाके। कब मिले? बनना कब है राजस्थान संघ? कौन मिल रहा है जाके? बहादुर सिंह। कहां के राजा है? किससे जाके मिल रहे हैं? मेवाड़ महाराणा से। मेवाड़ महाराणा कौन है? भोपाल सिंह जी से जाके मिले, और भोपाल सिंह जी जाकर, भोपाल सिंह जी
आप पहले राजस्थान मालवा सौराष्ट्र को मिला के क्या बनाना चाहते थे? राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन का मतलब क्या था? राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। अब ये 25 मार्च को राजस्थान यूनियन बन ही रहा है। हाँ ठीक है, उतनी रियासत नहीं जितनी आप चाह रहे थे, पर फिर भी खूब सारी तो है। आप शामिल होना इसमें। भोपाल सिंह जिनका, बहादुर सिंह, शामिल होना नहीं होना साइड की बात, पर पहले ये बताओ कि शामिल होने से मेरे क्या फायदा है, और मेरे शामिल होने से आपका क्या फायदा है? बहादुर सिंह जिनका साहब, आपका फायदा तो ये है कि देखो आप अभी कहां के राजा हो? मेवाड़। फिर साहब कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुछ पूरे के राजा आप। भीम सिंह जिनका गुड, इंटेलिजेंट तो है आदमी तो, ये बड़ा मामला और ठीक बताया। फिर पूरे का राज प्रमुख मैं साहब श्योर। मेवाड़ जब शामिल होगा तो राज प्रमुख कौन बनेंगे? मेवाड़ वाले। पर भोपाल सिंह जिनका, पर तेरा क्या फायदा है? बहादुर सिंह जिनका कई काम फायदे के लिए नहीं होते, कोई दूसरा बर्बाद होता हो। क्योंकि जैसे आप शामिल होगे तो आप क्या बनोगे? राज प्रमुख। और आप राज प्रमुख बनोगे तो कोटा वाले बनेंगे, ठंड पड़ जाएगी, ठंड साहब। भोपाल सिंह जिनका ठीक है, तेरे लिए इतना तो करेंगे भाई। और भोपाल सिंह जी ने हाथों हाथ वल्लभ भाई पटेल को फोन मिला 23 तारीख को, बनना कब है? 25। और वल्लभ भाई पटेल को फोन मिला गया, वल्लभ भाई पटेल, मैं महाराणा मेवाड़ भोपाल सिंह बोल रहा हूँ, और वो हम इस राजस्थान संघ के अंदर शामिल होंगे, तो परसों वाला जो तुम्हारा कार्यक्रम है उसमें चेंज कर लो। वल्लभ भाई पटेल को यकीन ही नहीं था कि भोपाल सिंह मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने पहले भोपाल सिंह जी से बात की थी कि भोपाल सिंह जी वैसे तो आपकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप अलग राज्य बना सकते हैं अपना मेवाड़, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप राजस्थान संघ में शामिल हो जाओ, क्यों बीच में तो आ ही रहे हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये आ रहे हैं, तो आप भी शामिल हो जाओ। तो यदि आप शामिल हो जाओगे तो ठीक रहेगा, आपको भी राजस्थान संघ में शामिल होना चाहिए। तो भोपाल सिंह जी का, तो वल्लभ भाई पटेल, ये लास्ट वाली लाइन रिपीट करना, क्या बोली तूने अभी? जब मैं चाहता हूं कि आप भी राजस्थान संघ के अंदर शामिल हो जाए। सुनो वल्लभ भाई पटेल, मेवाड़ की स्थापना 734 में बापा रावल ने कर दी थी। कब कर दी थी? किसने कर दी? 1200 साल पुराना देश है। कितने साल पुराना देश है? और आप चाहते हैं कि 1200 साल पुराना देश को कल बनने वाले राजस्थान संघ के अंदर मिला दिया जाए? आप तो एक काम करो, राजस्थान संघ को मेवाड़ में मिला दो। मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। तो बोले पटेल ने कहा, अरे सर मजाक कर रहा था, मजाक अलग, आप अपने अलग रहो, मैं तो ये पूछ ही रहा था आपसे। ना ना ना, आजाद आजाद साहब अलग। तो वल्लभ भाई पटेल को तार क्यों पंगाले फालतू के अंदर अपने? अब वल्लभ भाई पटेल को भोपाल सिंह जी चला के फोन कर रहे थे और कह रहे थे हमें किसमें शामिल होना है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा पक्का सच में? आप भोपाल सिंह जी बोल रहे, अरे का मैं खुद श्री श्री 1008 राजा राजेश्वर महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ खुद बोल रहा हूं मैं, आवाज नहीं बचाने दे। वल्लभ पटेल ने कहा सर 2 मिनट एक बार होल्ड रखना लाइन पे, मैं एक फोन और करता हूँ। हाथों हाथ दूसरा फोन मिला है कोटा वाले भीम सिंह जी को, और भीम सिंह जी को फोन मिला कि भीम सिंह जी जो परसों राजस्थान संघ वाला कार्यक्रम आपके कोटा के अंदर होना, उसमें कुछ चेंज है। अब आप राज प्रमुख नहीं हो, राज प्रमुख भोपाल सिंह जी है। अब राजधानी कोटा नहीं है, राजधानी उदयपुर है। अब उद्घाटन कोटा के अंदर नहीं होगा, उद्घाटन कहां पर होगा? उदयपुर। भीम सिंह जी ने हालात बदल गए जैसे। और भीम सिंह जी ने ये क्या तरीका है? परसों कार्यक्रम है, मैंने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए राज प्रमुख के, कोटा के बाहर बोर्ड लगा दिया कि राजधानी कोटा में आपका हार्दिक स्वागत है। इधर टेंट लगवा लिया, जलेबियां निकल रही है हमारे, और आप 2 दिन पहले का जो कार्यक्रम चेंज है, क्या तरीका है? वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अरे भीम सिंह जी समझो यार, मेवाड़ शामिल हो रहा है, इतनी बड़ी रियासत शामिल हो रही है, हम मौके को कैसे छोड़ सकते हैं? हमें नहीं पता, आपके मेवाड़ का देख लेना बाद में जो करना, अभी तो हम करेंगे कार्यक्रम, एन टाइम पर आप मना नहीं कर सकते। वल्लभ भाई पटेल को फिर लगा कि यार ये और नाराज होंगे, तो वल्लभ पटेल ने कहा, भीम सिंह जी कोई दिक्कत नहीं, 25 वाले कार्यक्रम की तैयारियां करो, देख लेना जलेबियां थोड़ी कच्ची ना रह जाए, संभाल लो उधर आप। तो वो फोन उधर रखा, वापस भोपाल सिंह जी को लिया, और भोपाल सिंह जी का, भोपाल सिंह जी 734 में बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की। 1200 साल पुराना देश है। कितने साल पुराना देश है? और वल्लभ भाई पटेल ये नहीं चाहते, या मैं ये नहीं चाहता कि 1200 साल पुराना देश 9 रियासतों के साथ में मिले, एक कार्यक्रम में पूरी लाइन बनाई जाए, उसमें मेवाड़ खड़ा हो ना साहब, मेवाड़ लाइन में खड़ा नहीं होगा, केवल मेवाड़ के लिए कार्यक्रम करेंगे। एक चरण ऐसा होगा जिसमें एक ही रियासत शामिल की जाएगी, वो कौन सी होगी? तो ये कार्यक्रम तो छोड़ो, आपके लिए मैं अलग से कार्यक्रम करूंगा। भोपाल सिंह जी का, अरे ये बड़ा और मामला से श्योर आ रहेगा, मैं जबान दे रहा हूं सर आपको। तीसरे चरण में केवल एक ही रियासत शामिल की जाएगी, वो कौन सी है? ये 23 तारीख को कंफर्म हो गया था कि मेवाड़ शामिल होगा, और मेवाड़ के लिए अलग से क्या किया जाएगा? एक चरण। जब मेवाड़ शामिल होगा तो मेवाड़ के भी मंत्री बनाने पड़ेंगे, इसलिए गोकुलाल असाव का मंत्री मत बनाना।
क्योंकि मेवाड़ शामिल होने वाला, मेवाड़ शामिल होगा तो उसमें मंत्री बनाने पड़ेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री बन जाओ, बाकी चीजें बाद के अंदर देखेंगे। आई बात समझ में? तो तीसरे चरण में एक ही रियासत मिलेगी, कौन सी? तो मेवाड़ को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया कि आप तीसरे चरण में शामिल हो। लिखो तीसरा चरण, थर्ड फेज। सुनना देखो थोड़ा सा, फिर लिखना आप। अब पे पिछले वाले का नाम क्या था? राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। उसमें एक रियासत और जोड़नी है आपको, मेवाड़। क्या जोड़नी है? इसलिए इसका बाद में नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया? इंग्लिश में इसका नाम बड़ा जोरदार लगता है मुझे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? भोपाल सिंह जी को फील दिलाया गया, या तो यूएसए या यूएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। लिखो राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, या इंग्लिश वाला लिखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। और कुछ ही नहीं करना। पिछले वाले चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ, मतलब राजस्थान यूनियन अंग्रेजी में। और इसमें एक रियासत जोड़ दो केवल, कौन सी रियासत? मेवाड़। खाली मेवाड़ शामिल होगी तीसरे चरण में। एक सिंगल रियासत के लिए सब कुछ किया जा रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उसमें भी राजस्थान संघ के अंदर क्या शामिल किया जाएगा? उतार लिया? थोड़ा सा एक बार देखना, बाद में लिखना आगे आप। उद्घाटन कब किया जाएगा? कब? पहले वाला जब हुआ था उसके एक महीने बाद। सबसे पहले वाला कब हुआ था? 18 मार्च। एक महीना कब आएगा? 18 अप्रैल। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया? 18 अप्रैल 1900। कौन करके जाएगा? कहा जब भारत की महानतम रियासत शामिल हो रही है, मेवाड़ खुद शामिल हो रही है, प्रताप संगा कुंभा की रियासत शामिल हो रही है, तो भारत का सबसे बड़ा नेता है, देश का सबसे बड़ा नेता कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कहा मैं खुद जाऊंगा, इसलिए उद्घाटन करने के लिए कौन है? कहां पर करेंगे? का उदयपुर। मेवाड़ शामिल हो रही है तो कहां पर किया गया उद्घाटन? किसके द्वारा किया गया? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि भाई मैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था तो मैं जाके आया था, सलेटिया मैदान उदयपुर के अंदर हुआ था। उस समय जब नेहरू जी आए थे तभी भोपाल सिंह जी से मिल के गए थे, और भोपाल सिंह जी कहा था कि भोपाल सिंह जी थोड़े फंड की जरूरत है, कांग्रेस को चंदे की आवश्यकता, चंदा दो। तो भोपाल सिंह जी ने 25,000 रुपए चंदे दिए थे। उस टाइम 25,000 रुपए भी बड़ी रकम हुआ करती थी। नेहरू जी ने कहा अरे यार, भोपाल सिंह जी ने कभी 25,000 का चंदा दिया था मुझे, तो मैं जाऊंगा और भोपाल सिंह जी के वहां फीता काट के आऊंगा। तो कब किया गया उद्घाटन? कहां किया गया? किसके द्वारा? पहले वाले दोनों चरण में तो कौन है? एनवी गाडगिल। सबसे बड़ी रियासत है तो सबसे बड़ा नेता है। सबसे बड़े नेता कौन है? याद रह जाएगी बात, उतार लो ऐसे कैसे। इनोग्रेशन, उद्घाटन, कब, कहां, किसने? उतार लिए? कब किया गया उद्घाटन? 18 अप्रैल 1948। कहां पर किया गया? उदयपुर। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू। लिखो राज प्रमुख, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। उदयपुर शामिल होगा तो भोपाल सिंह जी खुद आएंगे फिर तो। महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़। महाराणा भूपाल सिंह। अब लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, भीम सिंह कोटा। भीम सिंह जी का डिमोशन हो गया, राज प्रमुख से क्या बन गए? उपराज प्रमुख। भीम सिंह कोटा वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, भीम सिंह कोटा। आगे लिखो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख,
जूनियर डिप्टी राज प्रमुख। देखो बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, दोनों के नाम लिखना, 1 नंबर 2 नंबर लगा के। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी, कौन लिखा बहादुर सिंह बूंद? बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कौन कौन दो बनाए गए बताओ देखिए। बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह। बहादुर सिंह जिनका मेरे को तो कुछ ही मत बनाओ, ये भीम सिंह से पूछो। इसने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे राज प्रमुख वाले, पड़े हैं किसके पास, खत्म हो गए। ये हर हिंदुस्तानी की दिक्कत है। यहाँ लोग अपने दुखों से दुखी, लोगों के अपने घर में लाइट चली जाती है पहले पड़ोसियों की देखते हैं। इनके नहीं आनी चाहिए, उनके आ रही हो तो दुख है, उनके भी नहीं आ रही हो 10 दिन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, इनके भी नहीं आ रही तो हमारे भी नहीं आ रही। तो वो सेम बात है कि यहाँ पर भी बहादुर सिंह जिनका अपने जिंदगी का मकसद क्या, भीम सिंह को राज प्रमुख से हटवा दिया। राज प्रमुख कौन बन गए? गोपाल सिंह जी। वरिष्ठ राज प्रमुख किसको बना दिया? भीम सिंह। अब लिखो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अब ऐसा प्रधानमंत्री किसको बनाए? जैसे ही बात है गोकुलाल असावा खड़े, उनका एक्सपीरियंस। मैं जब पहले से हूं तो अलग बनाने क्या हो सकता है, इतने में कहीं कोने से पंछीड़े की आवाज आई। तब मेवाड़, मेवाड़ शामिल हो रहा था और सबने कहा यार कितना फूट रहा गया, थू थू बनाओ। देखो माणिकलाल वर्मा, प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल, गोकुलाल असावा ने मुंह छोटा छोटा किया गया, ये क्या तरीका? मतलब रीट लेवल सेकंड रद्द, मतलब पहले मेरे को बनाया, अब आपने मुझे हटा दी। कितना बुरा होता है यार किसी आदमी के साथ, कि पहले हाथों हाथ पता चलता सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, है ना। रिश्तेदारियों में इधर उधर से फोन आ रहे हैं, है ना, सब लोग करे, अरे अरे हमें तो पहले से ही पता था, इंटेलिजेंट है, बनेगा ही, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, इसका तो होना था, इसका ही नहीं होता तो किसका होता, इसका नहीं होता तो हमारा तो विश्वास ही उड़ जाता भगवान से। सब बातें ऐसी है ना, हाथों हाथ उधर से कोई रिश्ते वाले भी आते हैं, 51,000 रुपए नकदी, दोनों हाथों का गहना, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, फटाफट बंदे की जिंदगी में आमूल चूल बदलाव। इतने में सरकार कह देती है कि भर्ती क्या हो गई, पहले तो रिश्ते वाले वापस लेके जाते, 51,000 वापस दो, दोनों हाथों गहना वापस दो, हमारी स्प्लेंडर वापस दो। अरे क्या दिक्कत है, आपने लड़के से सगाई की थी, लड़का तो बेटा ना ना ना, हमने थर्ड ग्रेड से की थी, हमने लड़के से सगाई नहीं की थी। अब ये पहले थर्ड ग्रेड था तो की थी, अब थर्ड ग्रेड नहीं है तो इससे हम नहीं करेंगे। रिश्तेदार और वो भी कहते हैं हमें तो पहले ही पता था, घूमता था यूं पड़ता। इनके कहा सिलेक्शन होने हैं जी, और तो भर्ती में लपड़ा था, तुक्का लग गया इनका। आगे हमने तो अब मुंह पे कौन कहे, बाकी पीछे से तो सब बातें पता ही है, जयपुर में क्या क्या कांड कर रखे हैं इसने। जनता पर गोकुलाल असावा का, अरे 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 ऐसे मत करो, उप प्रधानमंत्री बना दो, लिखो उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। गोकुलाल जी का मुंह तो छोटा छोटा हुआ पर का, करो अब भाई, उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। लिखो अन्य मंत्री, अदर मिनिस्टर्स। अब वो डूंगरपुर वो बन गए थे, तो वागड़ का गांधी कौन? भोगीलाल पांडे। उन्होंने कहा मैं पूरे वागड़ का गांधी हूं साहब, वागड़ से मुझे तो लो। तो अन्य मंत्री हम लिखो भोगीलाल पांड्या। हार्दिक पांड्या के कुछ नहीं लगते ये, ध्यान रखना ना, कहीं आप दिमाग लगा दो, सब कैप्टन साहब के क्या लगते हैं। अन्य मंत्रियों में कौन है? भोगीलाल। अब कोटान शामिल हो रहे थे, तो कोटा में दो बड़े नेता, नैनूराम शर्मा और अभिन, अरे नैनूराम जी किसी टाइम थानेदार हुआ करते, लेकिन बाद में पुलिस की नौकरी छोड़ी थी, पुलिस की नौकरी छोड़ के आंदोलन वगैरह करने लग गए। बूंदी किसान आंदोलन किया था, हाड़ौती प्रजामंडल उन्होंने बनाया था, कोटा वाला प्रजामंडल बनाया था, कोटा प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे, बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था, लेकिन बाद में उनका मर्डर हुआ था। उनका मर्डर हो गया, नैनूराम जी का मर्डर हो गया, फिर बड़े नेता कौन बचे? अभिन हरी, तो मंत्री बनने थे, लिखो अभिन हरी। कौन बनाएंगे? एक बूंदी के थे ब्रिज सुंदर शर्मा, लिखो ब्रिज सुंदर शर्मा।
इधर में एक आदमी खड़े और उन्होंने कहा यार काला पानी भुगतू मैं, मंत्री बनो तुम, पंछीड़ा गाने से प्रधानमंत्री बनो, हम सरड़ा किले में जाके मंत्री तो बनाओ कोई। बुरेलाल बया, बुरेलाल बया पढ़ा था हमने नाम, बुरेलाल बया। एक लिखो प्रेम नारायण माथुर, उदयपुर के एक बंदे और थे। मेवाड़ शामिल हुई तो मेवाड़ से 2-3 मंत्री बनाए गए, 3 मंत्री बनाए गए, प्रधानमंत्री भी और 3 मंत्री। बुरेलाल भैया उदयपुर के थे, एक बनाए गए आपके प्रेम नारायण माथुर। यार यंग यंग तो लिए नहीं यार, कोई यंग तो लो। तो फिर कहा एकदम यंग सा लड़का लिया गया, 30 साल का लड़का, एकदम यंग, मोहनलाल सुखड़िया। कौन थे? तो कहा साहब सुखड़िया जी को ले लो, ये लड़का आगे चल के मुख्यमंत्री बनेगा, इसको भी मंत्री बनाओ एक बार। पहले से पता चल गया था। तो यंग लड़कों में किसको लिया गया? मोहनलाल सुखड़िया। अब बात आई साहब राजधानी किसको बनाई जाए, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। जब मेवाड़ शामिल हो रहा तो उदयपुर राजधानी, क्या सोचना है, लिखो राजधानी उदयपुर, राजधानी उदयपुर। क्या बनाई जाए? राजधानी उदयपुर बनाई जाए। अब जब राजधानी उदयपुर बना रहे तो कोटा वालों ने मुंह छोटा छोटा किया। उन्होंने कहा साहब पहले आपने हमें राज प्रमुख से हटा दिया, हम कुछ नहीं बोले, अब आप हमें राजधानी से भी हटा दोगे। बाहर वो बोर्ड लग रखा है राजधानी कोटा में हार्दिक स्वागत, उसका क्या करेंगे? बहादुर सिंह बूंदी वाले उधर ही बैठते, उन्होंने कहा कबाड़ी में बेच दो उसको, और वो ना विजिटिंग कार्ड संभाल लो राज प्रमुख वाले, पड़े हैं अभी तक रह गए, चेंज करवा लो विजिटिंग कार्ड वो। पर सरकार, भारत सरकार ने कहा कोटा का भी ध्यान रखो यार। और कहा राजधानी में क्या होती है? विधानसभा। क्या होती है? विधानसभा के एक साल में 3 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन होते हैं? 3 सत्र चलते हैं, 3 सत्र होते हैं। तो कहा विधानसभा का अधिवेशन कहां पर होते हैं? राजधानी में, जहां विधानसभा होगी वहां होगी। और विधानसभा कहां पर होगी? राजधानी। तो कहा विधानसभा के एक साल में जो 3 अधिवेशन होते हैं उनमें 2 तो होंगे उदयपुर में और 1 अधिवेशन होगा कोटा। कुल मिलाकर कहने का मतलब विधानसभा साल में एक बार कहां जाएगी? कोटा। इसलिए कोटा को फील आएगा कि मेरे पास विधानसभा, इसका मतलब मैं राजधानी हूं, तो कोटा थोड़ा थोड़ा फील ले लेगा राजधानी का। लिखो विधानसभा का 1 अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का 1 अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा का 1 अधिवेशन, 1 सेशन ऑफ विधानसभा प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरी ईयर। प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। विल बी कंडक्टेड एट कोटा एवरीवेयर। प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाएगा? कोटा वालों का यार फिर भी राजधानी से हटा दिया, अरे का चिंता मत करो, कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? लिख लो, कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोटा। जैसे आप आरएस लगोगे, आप आरएस लगोगे तो 60 साल तक नौकरी करोगे, 60 साल तक सरकार आपको तनख्वाह देगी, 60 साल बाद में सरकार आपका देगी टाटा बाय बाय, घर जाओ। तो आपको यार बुढ़ापे में क्या करूंगा मैं, मेरी पूरी जो युवावस्था थी वो तो मैंने आपके लिए काम किया, और आप बुढ़ापे में कह रहे हो कि घर जाओ, अब मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा? सरकार कहेगी हम तेरे को पेंशन देंगे। क्या देंगे? तो सेम राजाओं के साथ हुआ। राजाओं को जब कहा कि तुम अब राजा नहीं हो, तुम्हारी जगह प्रधानमंत्री बनेंगे, अब तुम्हारे हाथ में कोई भी शक्तियां नहीं होगी, तो राजाओं ने कहा भाई हमारा खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा बाद में? इतने दिन तक तो टैक्स हम लिया करते थे, अब टैक्स तो कौन लेगी? भारत सरकार। फिर दूसरा, इन राजाओं ने अपने पास जो भी पहले फंड पड़ा था, खजाना होता राजा का, खजाने सारे के सारे भारत सरकार को दिए। इन्होंने कहा जब विलय किया जा रहा था पूरा विलय, राजाओं ने कहा हमारा पूरा खजाना सरकार का, हमारे पूरे हथियार सरकार के, हमारे पास जो भी सेना है वो किसकी है? सरकार की, हमारी जो भी बिल्डिंग्स है वो भी किसकी? सरकार की। भाई टैक्स के रूप में खजाना है, तो टैक्स पहले हम लिया करते, अब टैक्स भारत सरकार लेगी, तो खजाना भी कौन लेगी? भारत सरकार। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अरे यार जब राजाओं ने अपना सब कुछ ही अपने को दिया है तो अपने राजाओं को पेंशन देंगे। क्या देंगे? और वो जो राजाओं को पेंशन मिलती है उसको बोलते प्रिवी पर्स। क्या बोला करते? इसलिए राजाओं को क्या मिला करता था? अच्छा, जब बात आई थी ना संविधान सभा में कि राजाओं को प्रीवी पर्स देंगे, तो कई एमपी थे, उन्होंने विरोध किया, संविधान सभा के सदस्यों ने विरोध किया।
कि नहीं भाई राजाओं को किस बात की पेंशन है, कोई पेंशन नहीं देंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा तुम्हें नहीं पता, मैंने बातचीत की और राजाओं ने सब कुछ जब अपने को दे दिया तो पेंशन देने में कोई भी हर्ज नहीं। और फिर भी यदि तुम इनको पेंशन नहीं देते हो तो मैं संविधान सभा छोड़ दूंगा। यार मैंने बातचीत की है, सब कुछ देने के लिए तैयार थे ये लोग, तो अब यार इतना तो कम से कम इनका मैं मान रखूं और मैं इनको क्या दूंगा, पेंशन। उस पेंशन को क्या बोलते, ये जो मुझे याद है कि बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने जब साइन किए थे ना, तो भारत सरकार को 5 करोड़ 85 लाख रुपए खजाना दिया। कितना दिया था, जबकि कई मंत्रियों ने कहा था खा जाओ, क्यों देना है, किस बात का देना है, कह दो 2 करोड़ ही है, कह दो हमारे पास तो 1 करोड़ ही, कौन सा भारत सरकार को पता है कितने हैं कितने नहीं, पहले राजा के तो सर कागज। उनका नहीं भाई, ये मेरा थोड़ी है, ये तो जनता का टैक्स है, पहले मैं इस सीट पे बैठता इसलिए टैक्स का ध्यान मैं रखता, अब मेरे वाली सीट पे भारत सरकार आ गई तो टैक्स का ध्यान कौन रखेगी, भारत सरकार, तो खजाना उनको मिलना चाहिए। इसलिए राजाओं को इनके बदले में क्या दिए गए, प्रीवी पर्स। अच्छा जब बात है प्रीवी पर्स देंगे कितना, तो भारत सरकार ने सोचा यार देना है कितना, तो इनको लगा यार 10 लाख रुपए तक देंगे अपने प्रीवी पर्स। कितने तक देंगे, 1 साल के 10 लाख रुपए। ये भी बड़े राजाओं को 10 लाख देंगे, बाकी तो जैसे इनकम है राज्य की उस हिसाब से देंगे। कोई छोटा राज्य है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख, जैसी जिसकी औकात है उसकी उतनी क्या हो जाएगी पेंशन। अभी है थर्ड ग्रेड की पेंशन कम, सेकंड ग्रेड की ज्यादा, फर्स्ट ग्रेड की अभी होता है, तो वैसे अपने दे देंगे। जवाहरलाल नेहरू अपने उद्घाटन करने के लिए तो उनको लगा यार हाईएस्ट मनी कितनी देनी है अपने को, 10 लाख। मेवाड़ बड़ी रियासत है, पुरानी रियासत है, मेवाड़ शामिल हो रही है, भोपाल सिंह जी शामिल हो रहे हैं, इसलिए अपने को भोपाल सिंह जी को 1 साल की पेंशन कितनी देनी चाहिए, पूरी 10 लाख टिका दो इनको। और नेहरू जी ने कहा कि भाई मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि महाराणा मेवाड़ भोपाल सिंह जी अपना जो विलय है वो राजस्थान संघ के अंदर करके संयुक्त राजस्थान बनाने जा रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह जी को 10 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स देगी। कितना प्रीव्यू पर्स देगी, जैसे ही उन्होंने बोला उधर ही बैठे थे महाराणा भोपाल, और महाराणा भोपाल ने कहा कि नेहरू जी ये लास्ट वाली लाइन रिपीट करना एक बार, कितना दोगे प्रीव्यू पर्स, अरे का 10 लाख देंगे आपको। कहा सुनो, बापा रावल ने 734 में मेवाड़ की स्थापना, 1200 साल पुराना देश है, कितने साल पुराना, और ये टुच्ची सी रकम 10 लाख रुपए। नेहरू जी शर्म नहीं आती आप, मैं ये विले पत्र फाड़ रहा हूं, मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद नहीं शामिल होना, हम अलग राज्य बनाएंगे, हमारी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इनकम 1 करोड़ से। नेहरू जी ने कहा अरे अरे सर, अरे फाड़ मत देना सर, प्लीज रुको तो, कितना चाहिए आप तो सर ये बताओगा डबल, कितना चाहिए, कितने प्रीव्यू पर चाहिए, 20 लाख, कितना चाहिए, नेहरू जी ने कहा डन, फाड़ना मत, अंदर डाल लो अंदर डाल लो, पक्का लिखो। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू पर्स। महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग की। महाराणा भोपाल सिंह डिमांडेड 20 लाख रुपीज प्रीव्यू पर्स। 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स की मांग, कितना प्रीव्यू पर्स मांगा, किसने, कितना मांगा, 20। पर नेहरू जी ने वो भी चालू पड़े भाई, उन्होंने कहा देखो भोपाल सिंह जी प्रीव्यू पर्स तो हम आपको 10 लाख ही देंगे, प्रीव्यू पर्स तो कितना देंगे, ये तो भाई 10 लाख ही मिलेगा आपको, लेकिन चूंकि देखो आप राज प्रमुख हो, इसलिए आपको राज प्रमुख की सैलरी मिलेगी 5 लाख। कितनी सैलरी देंगे, तो 5 लाख क्या हो जाएगी आपकी राज प्रमुख का वेतन, राज प्रमुख की सैलरी होगी। भोपाल सिंह जी का 15 ही वेतन, अरे क्या सर रुको तो, आप दान पुण्य करने वाले आदमी हो, इसलिए 5 लाख रुपए आपको धर्म पुण्य करने के लिए मिलेंगे, धार्मिक अनुदान देंगे हम, क्या देंगे, मंदिरों मंदिरों में ठीक करवाने के लिए, उनमें देने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए, राजा महाराजा को दान दक्षिणा देनी पड़ती है, तो ग्रांट मिलेगा आपको, रिलीजियस ग्रांट। टोटल कितने हो गए, आप 20 लाख रुपए चाहिए, ये पकड़ो 20 हजार। हालांकि प्रीव्यू पर्स के नाम पर कितने मिलेंगे, 5 लाख क्या होगी सैलरी ऑफ राज प्रमुख, और 5 लाख क्या होगा आपका रिलीजियस ग्रांट, टोटल कितने हो गए। तो भारत सरकार ने अपनी बात रख ली, प्रीव्यू पर्स तो कितना दिया, 5 लाख। भोपाल सिंह जी की बात रहेगी कि उन्होंने टोटल कितने मांगे थे, 20 लाख। आगे बात समझो, लिख लो ऐसा कि कैसे बांटे थे इन 20 लाख को, 5 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स, 5 लाख रुपए सैलरी ऑफ राज प्रमुख, और 5 लाख रुपए रिलीजियस ग्रांट।
दो बातें याद रखनी है। एक तो ये याद रखना है कि मेवाड़ महाराणा ने कितने प्रिव्यू पर्स की मांग की थी, कितना मांग लिया था? 20 लाख। फिर उनको 20 लाख किस किस तरीके से दिया गया? तो कैसे दिया गया? 10 लाख तो प्रिव्यू पर्स, 5 लाख राज प्रमुख की सैलरी और 5 लाख रिलीजियस ग्रांट, धार्मिक क्या दे दिया गया? अनुदान। टोटल कितनी रियासत थी राजस्थान में? 19। 19 के अंदर से 4 तो मिल गई मत्स्य संघ में। किसमें मिल गई? 10 मिल गई संयुक्त राजस्थान में। 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़, कितनी हो गई? 10। मतलब कितने का इंतजाम हो गया? 14। कितने का हो गया? पीछे कितनी बची? 5। 5 में से 3 मगरमच्छ है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उनको आप कहीं मिला नहीं सकते। सिरोही को कहां मिलाना है? बॉम्बे। जैसलमेर कहां मिलाना है? जोधपुर। डन, मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब क्या करोगे? पर इन्हीं दिनों एक बड़ी दिक्कत सामने आई। दिक्कत यह आई कि 47 में जैसे अपना देश आजाद हुआ था, वैसे ही दो देश बन गए। एक देश बन गया भारत और एक देश कौन सा बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आजाद होते 3 हमले किए। कितने हमले किए? एक हमला किया कश्मीर। कहां पे किया? कश्मीर पे हमला किया। एक हमला किया बलूचिस्तान। कहां पे किया? बलूचिस्तान पहले पाकिस्तान का अंग नहीं था। बलूचिस्तान अंग्रेजों ने अलग से ही छोड़ रखा था कि बलूच अलग है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर हमला किया। एक हमला किया जैसलमेर। कहां पे किया? तीनों साइड से बाउंड्री पर आक्रमण कर दिया। एक कहां पे किया? कश्मीर। एक कहां पे किया? एक कहां पे किया? बलूचिस्तान पाकिस्तान पूरा खा गया। पूरे बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने क्या कर लिया? इसलिए बलूचों की आज भी मांग है, हमें आजादी दो। बलूच आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने बाकायदा अपने बलूच आर्मी बना रखी है। बलूचिस्तान अपना अलग से राष्ट्रपति बनाता है कि हमारे पाकिस्तान वाले राष्ट्रपति से हमारा कोई भी लेना देना नहीं, हमारा राष्ट्रपति अलग है। हालांकि बलूचिस्तान का राष्ट्रपति रहता स्वीडन है। क्या रहता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाले पकड़ के मार दे, तो वो रहता कहां पे? स्वीडन। और वो कहता आज ना कल एक दिन बलूचिस्तान आजाद होगा। आजाद होगा तो मैं स्वीडन से डायरेक्ट कहां चला जाऊंगा। और हर 5-5 साल में चेंज और करते हैं वो राष्ट्रपति अपना स्वीडन में। अब 5 साल खत्म हो गया, अब नया राष्ट्रपति बनेगा हमारा, अब नया बनेगा। लेकिन रहते कहां पे सारे के सारे? और यहां लड़ रहे हैं पाकिस्तान से बाकायदा। आर्मी वार्मी उनकी यहीं पे काम कर रही है, लड़ते रहते। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 7-8 महीने पहले, पाकिस्तान की आर्मी का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था, बलूच के ऊपर से निकल रहा, बलूचिस्तान के ऊपर से निकल रहा, नीचे से मिसाइल मारी, पूरा नीचे गिरा दिया। 12 अफसर मारे, 12 अफसर मार दिए थे उन्होंने। उससे अभी 3-4 महीने पहले उनकी एक लड़की, वेल एजुकेटेड 35 साल की एक लड़की, जो किसी कॉलेज में लेक्चरर थी, वो सुसाइड बॉम्बर बनी और कराची के अंदर एक ऑफिस के अंदर घुसी, पूरा ऑफिस उड़ा गई। आपको क्या लगता है पेशावर में धमाके और कौन करता है? अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान धमाके, तो ये पाकिस्तान वाले खुद ही कर लेते हैं। तो बलूच आर्मी वाले ये है, इस प्रकार के लोग हैं, ये इस प्रकार धमाके करते हैं। उनका एक ही सपना है कि बलूचिस्तान को क्या करवाना है? आजाद। क्योंकि बलूचिस्तान पहले पाकिस्तान का पार्ट है और भारत तन मन धन से सहयोग देता है ना। अपना सब अपना ये है कि बलूचो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो बात बताई होगी ना मैंने एक दिन पहले भी, कभी नहीं बताई थी क्या? कि 2015 में तो अपने बाकायदा दिल्ली में लाल किले से मोदी जी भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते भाई के पता नहीं क्या मूड में, और भाई भाषण देते देते बोल गए, कहा मित्रों पूरे भारत को आजादी की शुभकामनाएं और बलूचिस्तान को भी आजादी की शुभकामनाएं। तो हाथों हाथ पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया, उनका बलूचिस्तान को किस बात की शुभकामना? तुम भारत के प्रधानमंत्री, भारत को तो शुभकामना। और पाकिस्तान ने कहा भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बलूचिस्तान को शुभकामना? हमने कहा कि गलती से हो गया, गलती से ऐसे निकल गया था मुंह से। हमने तो मामला जैसे तैसे करके रफा दफा गया। उन्होंने भाई कहा भाई खुले हम थोड़ी कहते हैं यार ऐसे। भाई ने कहा मित्रों हो जाता है कई बार ऐसे, है ना। पर भाई साहब हाथों हाथ, मतलब इधर प्रधानमंत्री जी ने बोला था और उसके 15-20 मिनट बाद स्वीडन के अंदर जो बलूचिस्तान का राष्ट्रपति बैठा रहता है, उसने ट्वीट किया कि आज भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी को बलूचिस्तान के समस्त देशवासियों की तरफ से हृदय की अनंतिम गहराइयों से हम शुभकामना प्रेषित करते हैं। आज उन हम जो बलूच भाइयों का साथ दिया है, बलूच हमेशा इस बात को याद रखेंगे। हम अंदर अंदर राजी हो रहे, करना तो यही था हमें। डन है, मामला एकदम सही चल रहा है अपने। तो बलूचिस्तान आज नहीं तो कल आजाद होगा, और हम खुद भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो। पाकिस्तान की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बलूच कभी भी आजाद हो सकते हैं। तो बलूच किस लिए आजाद होने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि बलूच पहले पाकिस्तान का हिस्सा, बाद में उनको जोड़ा गया, इसलिए बलूचिस्तान वालों की मांग है कि हम क्या होंगे? आजाद होंगे। और आजकल तो बलूचिस्तान वालों को एक साथ और मिला हुआ है तालिबान का, वो उधर से और लगे होंगे, कुटो तुम पकड़ के इनको, हम तुम्हारे और साथ खड़े। ये तो मैंने आपको बताया था
कि तालिबान वाले आजकल के एक ही देश के दोस्त हैं, भारत। भारत को छोड़ के उनकी आजकल किसी के साथ ढंग से नहीं बन रही है, अपने को उन्होंने कर रखा है कुछ ही करो। इसलिए पाकिस्तान आजकल बापड़ा दबा हुआ है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ अपने। तो अभी तो उन्होंने थोड़े दिन पहले तालिबान वालों का एक बयान ही था कि हम 1971 दोहरा देंगे। क्या दोहरा देंगे? 1971। उनका कहने का मतलब था 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा भारत, सॉरी पाकिस्तान, और एक टुकड़ा कौन सा? बांग्लादेश। दोहरा देंगे मतलब बलूचिस्तान आजाद कर देंगे। और इस बार तो बलूच नहीं, बलूचों को तो कम सहयोग है, उनका सहयोग है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को। पाकिस्तान में 4 राज्य है, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान। बलूच कब से मांग कर रहे हैं आजाद दी जाए? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाला जो इलाका उसमें अफगान ही रहते हैं, इसलिए तालिबान वाले कहते हैं ये जब हमारे हिस्सा भी हमारा है। भाई जब लोग अफगान है तो क्षेत्र भी किसका है? अफगानिस्तान। जहां अफगान रहे वो क्या होगा? अफगानिस्तान। इसलिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हमें दिया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ धमकियां दी, भाई साहब दोबारा कभी इस प्रकार की बात की ना, हमारे खिलाफ कुछ बोले तो हम 1971 दोहराएंगे। कुल मिलाकर कहना चाहता है कि जो भारत ने किया था इस बार हम कर देंगे। और अपन ने कहा कि हम तो साथ हैं ही आपके, है ना, हमारी तरफ से डन हो आप। तो भाई बांग्लादेश तो पूरा ही अपना बनवाया हुआ है ना। मैं 1971 तो भारत के एक एक बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी से हम पूरा का पूरा देश तोड़ गए। कि भाई हुआ क्या था कि इधर से ये बांग्लादेश में पंगे चल ही रहे थे, पाकिस्तान उधर से पंगे करता ही रहता था, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था पाकिस्तान, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 65 में लड़ाई कर गया था हमसे, 48 में लड़ाई कर गया, 65 में लड़ाई कर गया। इस बार इंदिरा गांधी अपने बने हुए थे पीएम, और अपने को लगा कि ये वापस कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। इधर क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र आया ही नहीं था कभी। अपने तो क्या हाथों हाथ चुनाव हो गए थे। पाकिस्तान में चुनाव हुए नहीं, पाकिस्तान में हाथों हाथ सेना ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। तो अयूब खान वो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा लगा के सेना अध्यक्ष वहां पर सब कुछ बनने लग गए। पाकिस्तान ने 1970 के आसपास में चुनाव करवाए तो उसमें बांग्लादेश की पार्टी जीत गई। कहां की पार्टी जीत गई भाई? तब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान था, इधर वाला भी क्या था? पाकिस्तान। अच्छा, बांग्लादेश वालों की समस्या क्या? उनकी समस्या ये कि वास्तव में अलग मुस्लिम देश की डिमांड करने वाले जो लोग थे, वो ज्यादातर जो मुस्लिम नेता थे वो थे यूपी और बिहार के। कहां के थे? एक बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो पाकिस्तान गए नहीं। भाई मांगने वाले तो हमने यूपी बिहार वाले थे सारे के सारे, यहाँ के मुस्लिम नेता थे। अब नेता तो उधर चले गए, बाकी जनता जा नहीं पाई। बाकी विभाजन किसका किया आपने? एक तो पंजाब का विभाजन कह रहे, किसका किया? बंगाल। यूपी बिहार वाले जो मुस्लिम नेता थे, यूपी बिहार के जो मुसलमानों की लैंग्वेज थी वो थी उर्दू, या यूपी बिहार की लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू। अब यदि इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान की भाषा क्या होनी चाहिए? उर्दू। इसलिए ये इधर वाले तो मान गए, पंजाब सिंध वाले इन्होंने कहा भाई ठीक है उर्दू पढ़ लेंगे। हालांकि आज भी पाकिस्तान वालों में ज्यादातर लोगों को उर्दू बोलनी नहीं आती, वो लिख लेते हैं केवल कि भाई वही उनका मीडियम है इसलिए लिख तो लेते हैं, लेकिन बोलते अभी भी पंजाबी है। पंजाब वाले पंजाबी बोलेंगे, सिंध वाले अपने सिंधी बोलेंगे, बलूचिस्तान वाले बलूच बोलेंगे, उधर वाले उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत वाले पख्तून बोलेंगे। बोलियां चेंज कैसे हो सकती है? आप इतने पीढ़ियों से जो बोलते हैं वही बोलोगे। आप इनके वसीम अकरम के, शोएब अख्तर के, इनके सारे इंटरव्यू सुन लो, इनके सारे इंटरव्यू पंजाबी मिलेंगे। सारे पंजाबी बोलते रहते हैं क्योंकि इनकी भाषा ही कौन सी है? पंजाबी। अब उधर बांग्लादेश की भाषा कौन सी थी? बांग्ला। जब उर्दू लगाई तो कहा पूरे पाकिस्तान की उर्दू होगी, तो मतलब बांग्लादेश की 2 पाकिस्तान थे, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये कौन सा था? पश्चिमी। तो कहा इसकी भी क्या होगी? उर्दू। अब जब बात आई कि साहब इसकी भी उर्दू होगी, तो बांग्लादेश वालों ने विरोध किया, उनका नाम, भाषा हमारी बांग्ला रहेगी, देश हम पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाएंगे लेकिन उर्दू भाषा को स्वीकार। इसलिए ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट बाहर खड़े होकर नारे लगा रहे थे, उर्दू भाषा नहीं चलेगी, उर्दू भाषा नहीं चलेगी, हमें बांग्ला चाहिए, हमें बांग्ला चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस जो है फायरिंग करती है, उसमें 5 लड़के शहीद हो जाते हैं। वो दिन था आपके 21 फरवरी। कौन सा दिन था? जिस दिन मनाया जाता है मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है? तो ये मातृभाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ढाका के अंदर 5 जो लड़के थे वो भाषा के लिए शहीद हो गए थे, इसलिए क्या बनाया जाना चाहिए? पहले वो कह रहे थे हमें तो भाषा दे दो हमारी, पाकिस्तान ने भाषा नहीं दी, धीरे धीरे वो मूवमेंट इतना बड़ा, उनका देश दो। पहले बांग्ला भाषा दो, फिर कहा हमारा क्या दो? बांग्लादेश। चुनाव में बांग्लादेश वाली पार्टी जीत हो गई, बांग्लादेश वाली पार्टी जीती तो इधर वाले पाकिस्तान वालों ने उस बांग्लादेश वाले शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो उन्होंने कहा यार हमारा नेता जीते तो जेल में डाल दो, हमारी भाषा तुम लगाने नहीं देते तो अब तुम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। तो उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, तो पाकिस्तान वालों ने बांग्लादेश वालों को कूटना शुरू किया, ढंग से कूटा पकड़ के। जनरल टिका खान और उनको भेजे गए कि घरों में घुस घुस के मारा जाए एक एक आदमी को। जब मारना शुरू किया तो बांग्लादेश वाले भाग के इंडिया की तरफ आए, तो अपने शरणार्थियों की समस्या बढ़ गई।
अपने चारों तरफ से शरणार्थी शरणार्थी आने लगे, अपने कहां पाले भाई, अपने कहां रखें। तो अपने अब दिमाग में अब क्या किया जा सकता है, अपने बांग्लादेश वाले नेताओं से बात की, तुम्हारे मन में क्या है, ढंग से बताओ सही। तो उनका हमें देश ही चाहिए अलग। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम प्रबंध करते हैं, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, फिर पूरा हम ही जुगाड़ देखते हैं। तो हमारे अब दिमाग में था कि अब युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़के बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या कर देंगे। इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया। सैम मानेकशॉ अपने थल सेनाध्यक्ष हुआ करते, सैम जनरल सैम से अच्छा जनरल नहीं मिले अपने को। जनरल सैम को बुलाया, जनरल सैम को बुलाया। 1971 के शुरुआती दिनों की बात है, जनवरी फरवरी के आसपास की बात है, मार्च के आसपास की बात है। जनरल सैम को बुलाया गया, जनरल सैम को, जनरल सैम युद्ध की तैयारियां करो, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और पाकिस्तान पे हमला करके और बांग्लादेश को अलग करेंगे। और हमला भी ऐसे करना है कि लगना नहीं चाहिए हमने हमला किया है, लगना चाहिए कि पाकिस्तान ने किया है। जनरल सैम ने कहा मैम एग्जैक्टली जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा करेंगे, लेकिन हमला अभी नहीं, हम दिसंबर में करेंगे। अभी नहीं, कब करेंगे, क्यों नहीं, अब क्यों नहीं करोगे मैम, आगे गर्मियां आ रही है, गर्मियों के अंदर से चाइना की तरफ से बर्फ पिघल जाती है, और यदि हमने पाकिस्तान पे हमला किया या पाकिस्तान के साथ कोई भी लड़ाई की, चाइना साथ देने के लिए आएगा। इसलिए अब जून में नहीं लड़ना, गर्मियों में नहीं लड़ना। तो दिसंबर में क्या हो जाएगा, दिसंबर के अंदर बर्फ पड़ेगी भयंकर, चाइना के रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, इसलिए चाइना साथ देने नहीं आ पाएगा, ये अकेला रहेगा, इसको कूटेंगे ढंग से अपने। पक्का सेम श्योर हो तुम इस बारे का मैम, डैम श्योर, 200% श्योर। आप चिंता मत करो, आप दिसंबर में 15 दिन दे देना, 15 दिन में पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। और प्रधानमंत्री ने क्या विश्वास दिखाया होगा उस जनरल पे कि डन, तुम तैयारी करो, मैं मेरी तैयारियां शुरू करती हूँ। इधर से भारत सरकार ने एक तैयारी की। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के जो भी जहाज भारत की सीमा से होकर बांग्लादेश जाते हैं उनको जाने की अनुमति नहीं, हम तुम्हारा एयर स्पेस समाप्त करते हैं, हमारी बाउंड्री से ऊपर से तुम्हारा कोई भी जहाज जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि तुम वहां के देशवासी जो है उनको पीटते हो, मारते हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर से तुम्हारे जहाज जाके उनको पीटे, हम तुम्हारा एयर स्पेस बंद करते हैं। का ठीक। इधर हमने श्रीलंका के साथ में एक संधि की, हमने श्रीलंका कहा कि गरीबड़े वैसे तुम्हारे पास ज्यादा सामान है नहीं कुछ, तुम अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा कैसे करते हो रे। तो उनका साहब चल रहा है मामला, सुरक्षा तो नहीं होती है बट ठीक ठाक देख लेते हैं मामला। तो हमने श्रीलंका कहा कि तुम हमारे साथ एक संधि करो, हम तुम्हारे एयरपोर्ट की सुरक्षा करेंगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, भारत। अब एयरपोर्ट पे पूरी इंडियन आर्मी लगी हुई, वहां श्रीलंका के एयरपोर्ट पे सब पे क्या लगी हुई, इंडियन आर्मी। अब पाकिस्तान को अपने जहाज भेजने, तो पाकिस्तान अपने जहाज भेजता कराची से कोलंबो, कोलंबो से ढाका, और पास में एयर स्पेस लगेगा नहीं। तो वो कोलंबो उतरते, कोलंबो में फ्यूल लिया करते जहाज, कराची से कोलंबो आते, यहाँ से फ्यूल लेते, बाद में यहाँ से कहाँ उड़ते, ढाका। अब एयरपोर्ट पे रुकेंगे, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कौन कर रही है, इसलिए इंडियन आर्मी को एग्जैक्टली पता होता था कितने जहाज गए, कौन कौन गया, कौन आया, कब गया, हथियार गया नहीं गया, सब कुछ पता था। हम पूरी योजना के साथ थे। इधर इंदिरा गांधी ने अपनी विश्व यात्रा प्रारंभ की। इंदिरा गांधी घूम रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, सब देशों में अलग अलग जाके, और कह रहे हैं भाई पाकिस्तान मान नहीं रहा, ये बांग्लादेश में ऐसे करना चाहता है, और बांग्लादेश वाले हमारे देश में आ रहे हैं, हम इनसे कैसे निपटेंगे, प्लीज दुनिया वालों समझाओ। इंदिरा गांधी को कहना चाह रहे थे कि मैं तो मारूंगी, और मैं मारूंगी तब तुम कहोगे क्यों मारा, तो मैं कहूंगी मैंने तुमसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि समझा लो, तुमने नहीं समझाया, तो हमारे पास और कोई भी चारा नहीं बचा, ताकि हम विदेश नीति के स्तर पर कमजोर ना पड़े, हम जासूसी के स्तर पर कमजोर ना पड़े। और हमने अपनी सेना की फुल तैयारी की, दिसंबर में तो अपने करना है। 1 दिसंबर को हमने युद्ध शुरू किया था, एग्जैक्टली 15 दिन, 16 दिसंबर को पाकिस्तान का सरेंडर है। जनरल को क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा कि उसने कहा था 15 दिन दीजिए, 15 में करो दूंगा। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे सामने घुटने टेक के बैठे हुए थे। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है आज दिन तक। ऐसा कभी नहीं होगा किसी दुश्मन देश के इतने सैनिकों ने एक साथ नाक रगड़ कहा कि धूल खाई। आइंदा के बाद में हमेशा कोई भी काम है। इस बार जब ये आपका 2020 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो हम हार गए थे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से। इंग्लैंड वालों ने ढंग से कूट दिया था अपने को, अपन 168 बनाए, 168 तो वो 2 ही बना गए। बटलर और उनका हेक्स वेक्स कौन आया था, वही कूट गए अपने को, 10 विकेट से हारे। अच्छा, इससे पहले एक बार पाकिस्तान वालों ने अपने को 10 विकेट से हरा दिया था। तो इनका दिमाग खराब हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि इस बार जो फाइनल होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में होगा। तो उसने पाकिस्तान का झंडा लगा के उधर लिखा 152-0, वो टीम जिसने भारत को 152-0 से रहा। इंग्लैंड का झंडा लगा के उधर लिखा 168-0, कि 168-0 और 152-0 वालों के बीच में इस बार क्या होगा, फाइनल। कहने का मतलब था कि साहब ये दोनों टीमें जो है भारत को ऐसे ऐसे अंतर से हरा के। नीचे अपने एक सरदार जी थे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए, उनका शाम को 2 पैग लेने के बाद दिमाग खराब हुआ। उन्होंने इस ट्वीट के नीचे वापस ट्वीट किया, और वापस ट्वीट करके 93,000, ये तो रिपीट ही नहीं हुआ। हाँ भाई, ये रिपीटेशन तो दिखाया नहीं क्या, ये भी तो होना चाहिए ना रिपीट कभी ना कभी तो। आप
तो मैं शाहबाज शरीफ ने तो ट्वीट ही डिलीट किया उसका। मैं दौड़ रहे तुम्हारे पीछे, कहां कहां से चीजें लेके निकाल के ला जाता हूँ। अब यार 30 साल पहले की चीजें कौन याद रखता है, तुम याद रख के घूमते रहते हो, हम नई नई बातें याद कर रहे थे। मैं यार 1971 क्या चीज है अपने। और 1971 पे तो मुझे इसलिए भी गर्व होता है कि 1971 में ये था कि पाकिस्तान 3 फ्रंट खोल सकता, हमें पूरा पता था कि कहां कहां से क्या क्या लड़ाई करनी। भाई बांग्लादेश लड़ेंगे तो बांग्लादेश की तरफ अपनी आर्मी होनी चाहिए, अपना एक फ्रंट पंजाब की तरफ से लगता है तो पंजाब में अपनी आर्मी होनी चाहिए, एक फ्रंट लग रहा है जैसलमेर की तरफ से इसलिए जैसलमेर की तरफ अपनी आर्मी होनी चाहिए। तीनों फ्रंट पे राजस्थान के जनरल है, तीनों फ्रंट पे राजस्थान वाले खड़े किए हुए। उधर ढाका की तरफ सगत सिंह को खड़ा कर रखा था, इधर आपके लेफ्टिनेंट जनरल हणूत हुआ करते, और इधर जैसलमेर वाले बॉर्डर पर तो अपने जयपुर महाराजा थे भवानी सिंह, जयपुर के महाराजा थे भवानी सिंह। पाकिस्तान ने 2 फ्रंट खोले, पाकिस्तान ने पंजाब फ्रंट खोला, इधर जनरल हणूत ने रोका, उधर वो खोला बांग्लादेश वाला फ्रंट खोला, वहां सगत सिंह ढाका पे कब्जा ही कर लेते हैं। जैसलमेर से पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया, क्यों बापड़ों इधर ही मर रहे थे तो इधर हमला ही नहीं किया। तो अपने जयपुर महाराजा भवानी सिंह उस समय मेजर हुआ करते, ये परेशान हो गए जैसलमेर बैठे बैठे कि यार हमला ही नहीं कर रहा पाकिस्तान, तो इन्होंने कर दिया। इनका बोर हो रहा था मैं कुछ तो करे, तो ये हमला करके पाकिस्तान की जमीन दबा गए। लाहौर से 17 किलोमीटर इधर थे, उधर भी अपनी सेना घुस गई थी, इधर तो पाकिस्तान का पूरा एक जिला खा गए थे हम, छाछरो। कौन सा जिला खा गए? पूरा छाछरो ही खा गए थे, उधर कब्जा ही कर लिया था हमने। छाछरो 6 महीने तक भारत में रहा है। छाछरो में अपने भारत सरकार के कलेक्टर बनते थे कैलाशदान उज्जवल। 72 में जब शिमला समझौता किया था तो पाकिस्तान ने कहा कि बाकी ठीक है, कूट दिया, सरेंडर करवा लिया, छाछरो तो दे दो। हमने तुम्हारा इधर कुछ भी नहीं किया, तो तुम छाछरो पे कब्जा कैसे कर सकते हो? तो हमने 72 के शिमला समझौते में उनको छाछरो वापस दिया था। तब अपने कलेक्टर साहब और जब वापस आए तो वहां पर जो भी अपने जो लगे हुए थे कलेक्टर भारत सरकार लगे थे, वो सारी नेम प्लेट वगैरह उतार के लाए थे, तो अभी भी अपने म्यूजियम में रखी हुई है, ताकि याद रहेगी 6 महीने तक हमने पाकिस्तान का कौन सा जिला दबा के रखा था, छाछरो वाला पूरा जिला दबा के। और वो बांग्लादेश वाली वो तो और शानदार चीज है, उधर ईस्टर्न कमांड जो हुआ करती उसके अंदर अपने भारत सरकार के एक जनरल हुआ करते जगजीत सिंह अरोड़ा, क्या नाम था? जग्गी। जग्गी शानदार कमांडर थे, अपने जग्गी की पोस्टिंग की उधर ईस्टर्न कमांड पे। जग्गी ने अपने राजस्थान के एक बंदे भेजे सगत सिंह, सगत सिंह जी को, सगत सिंह जी आप जाओ और आप जाके और उधर बांग्लादेश वाली कार्रवाई करो। ढाका के ठीक पास एक नदी निकलती है मेघना, कौन सी नदी है? तो सगत सिंह जी कहा गया कि सगत सिंह जी आपको 10 बजे तक मेघना पहुंचना है, मेघना जाने के बाद मेरे ऑर्डर का इंतजार करना है, क्या करना है आगे मैं ऑर्डर दूंगा तब आपको करना है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। सगत सिंह जी 8 बजे मेघना पहुंच गए। तो अब सैनिकों ने पूछा, फौजियों में जोश रहता है कि साहब अब क्या करें 2 घंटे फ्री पड़ा अपने पास, तो हाँ इस पीरियड में क्या करेंगे? तो सगत सिंह जी ने कहा अच्छा 2 घंटे पड़े अपने पास, और अपने कहा था 10 बजे तक मेघना पहुंचना, अपने 2 घंटे आगे चल रहे हैं, तो 2 घंटे बाद अपने क्या ऑर्डर आएगा कि मेघना क्रॉस करो, तो अपने पहले कर लेते हैं। तो ये भाई साहब 2 घंटे पहले मेघना क्रॉस कर गए। मेघना क्रॉस करने का मतलब ढाका पे कब्जा। जैसे इधर से मेघना क्रॉस की, उधर भारत का क्या हो गया, ढाका पे कब्जा। अब ढाका पे कब्जा करने के बाद इन्होंने जग्गी को मैसेज किया कि जग्गी ढाका पे कब्जा कर लिया। जग्गी बड़े नाराज हुए, जग्गी ने कहा यार तुम मेरे जूनियर हो और तुम मेरे से बिना पूछे कैसे जा सकते हो? अरे का सर काम जल्दी हो रहा था, मैं जानता हूं ना कि सीनियर सर भी क्या कहेंगे, यही कहेंगे, तो मैंने काम थोड़ा जल्दी कर दिया और मैं यहाँ पे जल्दी आ गया। जग्गी गुस्से में, यार जग्गी ने कहा वापस लो सेना, नहीं जाना, ढाका कब्जा नहीं करना, मेरे ऑर्डर के बिना तुम ढाका कब्जा नहीं करोगे। तो सगत सिंह ने कहा कि देखो जग्गी आप मेरे सीनियर हो, बाकी सब बातें मानी, पर आप 2 ही तरीके से सेना वापस जा सकती है, या तो मुझे मार दो ऑन माई डेड बॉडी, या तो मेरी लाश के ऊपर से सेना वापस जाएगी, या इंदिरा गांधी मैसेज कर दे, प्रधानमंत्री कह दे तो ले जाऊंगा, वरना आप मैं ऑर्डर नहीं मान रहा, हमने कैप्चर किया यार पूरा का पूरा, ढाका पे पूरे पे कब्जा है हमारा। तो जग्गी सीरियस हुए, जग्गी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से मैसेज करवा दूंगा। हाँ सर करवा दो। प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, बीच में प्रधानमंत्री बैठे हैं, पास में रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम बैठे हैं, बाकी मंत्री बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, आईएफएस बैठे हैं, सीरियस मीटिंग चल रही है, क्या करना है अपने को क्या नहीं करना। ये था भाई जीत तो जाएंगे आज, नहीं तो कल जीत जाएंगे, करना क्या उस पर बात चल रही है। इतने में एक बाहर से पर्ची आती है, एक आईएएस को पकड़ाई जाती है पर्ची, धीरे धीरे रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के पास आती है, जगजीवन राम पर्ची को देखते हैं, पर्ची पे साइन करते हैं, साइन करके इंदिरा गांधी को पर्ची पकड़ाते हैं। पर्ची में केवल 2 शब्द लिखे हुए, ढाका कनकड़, ढाका जीत लिया गया है, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं। कहते इंदिरा गांधी को कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा था, इंदिरा गांधी सीरियस रहते थे। महिला नेता ज्यादातर ही मिलेंगे आपको सीरियस मिलेंगे, है ना, और ये जरूरी भी है कि उनको लगता है कि यार मैं ज्यादा हंसी मजाक करूंगी तो कोई भी इस बात को इजी मान जाएगा, इसलिए नहीं करना, अपने सीरियस लेना। इसलिए जितनी महिला नेता होती है सारी क्रूर होती है, इसलिए महिला नेताओं को देख के हमेशा लगता है कि ये शब्द बेहद गलत है कि महिलाओं में ममता है। जितनी महिला नेता सारी की सारी तानाशाह टाइप की मिलेगी, तो इंदिरा गांधी एकदम वैसे एकदम हंसते भी नहीं थे। और कहते इंदिरा गांधी उस दिन उस पर्ची को लेके साउथ ब्लॉक की गलियों में नाच रहे थे,
वी वॉन कि उड़ता हुआ साड़ी का पल्लू बता रहा था कि हमने क्या जीत लिया है, और हाथों हाथ कहा कि सेना वेना कुछ नहीं लड़े, सरेंडर की तैयारी करो। उधर पाकिस्तान का जो कमांडर था, जो उधर उस बेचारा हार था अपने से, उसका नाम था नियाजी। क्या नाम था? जनरल नियाजी। इधर पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति वो है यहिया खान। क्या नाम है? यहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति। यहिया खान रंगीन मिजाज टाइप का आदमी था। पाकिस्तान में एक सिंगर हुआ करती नूरजहां। कौन थी? बहुत अच्छे सिंगर। एज ए सिंगर उनका पूरा सम्मान, वैसे भी मैं उनका खूब सम्मान करता हूं कि उनके चक्कर में बांग्लादेश बना था। वो उस दिन नूरजहां यहिया खान के पास में आई हुई वहां पर। यहिया खान का कहा था कि नूरजहां जब आई हुई हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उधर से बेचारा नियाजी ढाका से मैसेज करे कि प्लीज बताओ क्या करना है, पर वो कहे साहब मैडम नूरी आई हुई है, मैडम नूरी आई हुई, तो हम जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फाइनली नियाजी को और को समझ ना, नियाजी ने वहां पे किया सरेंडर। तो 93,000 फौजियों के लिए सरेंडर करने वाला पाकिस्तान का जनरल था, वो कौन था? इसलिए नियाजी सरनेम पाकिस्तान में इतना अलोकप्रिय हुआ कि पाकिस्तान में कोई भी अपने नाम के आगे नियाजी नहीं लिखता, कि नियाजी लिखने का मतलब है गद्दार, कि नियाजी वहां पे सरेंडर कर गया था। इमरान खान नियाजी है। इमरान खान क्या है? इसलिए पाकिस्तान के सारे नेताओं के सरनेम है परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो, शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, सब नेताओं के सरनेम है। इमरान खान के आगे कोई सरनेम नहीं। इमरान, उसको पता नियाजी लगाते ही पाकिस्तान वालों को 71 याद आता है कि अपने देश को बेच के आ गए थे। वो बहुत शानदार फोटो। अरे वो फोटो देखना आप कभी। इधर जग्गी बैठा, फिर जग्गी कहा था साइन आप करके आओ, साइन जग्गी करके। जग्गी बैठा है, नियाजी बैठा है। नियाजी जब आया, नियाजी ने पिस्टल डाल रखा अपने यहाँ पे, तो जग्गी ने आते कहा कि पिस्टल उतारो, और पिस्टल उतार के और बाद में यहाँ पे साइन करो। तो उसने कहा यार पिस्टल क्यों उतारूं, मैं जनरल हूं। उसने, अब जनरल नहीं है, अब तू हमारे बंधक है, इसके लिए उसने पहले पिस्टल उतार फिर यहाँ पे साइन कर। तो वो बेटा साइन करने के लिए, तो उसने कहा कि मेरे पास पेन नहीं है। तो कैसे जीव माने यार, कोई कैसे लिख दे कि मेरा देश सरेंडर कर रहा है। तो उसने कहा मेरे पास पेन नहीं है। तो नीचे एक पत्रकार बैठते अपने, उनका पेन तो मैं दे देता हूँ, तो साइन मार इधर अपने फटाफट। तो एक पत्रकार पेन देते हैं, और मेज के नीचे बैठे हैं पत्रकार, वो वहां साइन कर रहे हैं। पीछे कुछ फौजी खड़े हैं, उन पीछे जो फौजी खड़े उनमें एक 6.25 फीट का एक फौजी खड़ा हुआ, एक जनरल खड़ा हुआ, वो अपने राजस्थान वाले सगत सिंह थे। वो वहां पे ढाका जीतने वाला जो बंदा था, वो कौन थे? जब हम 71 में जीत गए, तो जनरल सैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। जनरल सैम से पूछा गया कि आपने कैसे जीत लिया, क्यों जीत लिया। जनरल सैम ने कहा कि पहले जब अंग्रेजों का राज था, तो मैं और पाकिस्तान का राष्ट्रपति दोनों, पाकिस्तान राष्ट्रपति यहिया खान, दोनों अंग्रेजों की आर्मी में थे। 45 के आसपास रिक्रूट हुए थे, हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। मैं सीनियर था, यहिया मेरा जूनियर था। जब विभाजन हुआ तो मुस्लिम ऑफिसर उधर गए, बाकी इधर रहे। सैम खुद थे, वो पारसी थे, तो मैं इधर रह गया। तो जब जा रहे थे तो यहिया खान ने मेरे से मेरी बाइक मांगी थी। मेरे पास एक महंगी बाइक थी। यहिया खान ने कहा मुझे आपकी बाइक दे दो। मैंने बाइक दी। मैंने कहा पैसे? उस टाइम महंगी बाइक थी, 15-20 हजार रुपए की बाइक आती। तो यहिया खान ने कहा था पाकिस्तान जाके पैसे भेज दूंगा। यहिया खान वो पैसे खा गया, उसने पैसे वापस नहीं भेजे। सेम धीरे धीरे, सेम सीनियर थे यहिया खान से, सेम धीरे धीरे बन गए भारत के थल सेनाध्यक्ष। यहिया खान पॉलिटिक्स में आगे क्या बन गए? राष्ट्रपति। तो उसमें सेम बोलते हैं कि यहिया खान मेरी बाइक के पैसे खा गया था, मैंने यहिया खान का आधा देश खा लिया। ब्याज में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। कल पढ़ेंगे बात।